अध्याय 711 आखिरी दावत। सातोकावा एक ऐसा इंसान है जो सामने कुछ और होता है और पीठ पीछे कुछ और। तुमने उसे जिस तरह से सजा दी वो देखकर दिल को बहुत सुकून मिला। सातोकावा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, उसके अंदर नफरत उबल रही थी, लेकिन वो एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। भले ही हमने सातों परिवार में घुसकर उसे शानदार तरीके से बाहर निकाला, ऐसा लग रहा था जैसे हमने उसके घर पर कब्जा कर लिया हो। फिर भी सातोकावा एक भी गुस्से वाला शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। आन्या ने वीर की तरफ देखकर चमकती हुई मुस्कान के साथ कहा। सातोकावा के चेहरे के छोटे छोटे हाव भाव बहुत कुछ बता रहे थे, जिसे वीर और आन्या ने साफ साफ देख लिया था। ठीक इसी वजह से उन्होंने सातोकावा का ठंडा सामना किया, जिससे वो नाराजगी से भर गया। सातोकावा को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पागल हो जाएगा, फिर भी वो कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और इसके बजाय विनम्रता से भीख मांगने का नाटक कर रहा था, जिसे देखकर एक संतोषजनक एहसास हो रहा था। उसे हमसे कुछ चाहिए, वो हमें नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता। न केवल सातों परिवार का बचना हम पर निर्भर करता है, बल्कि हम जो ताकत दिखा रहे हैं वो भी उन्हें डराती है। इसलिए सभी बातों को मिलाकर देखें तो सातोकावा गुस्से में होने पर भी हमारे सामने अपमानजनक बात करने की हिम्मत नहीं करेगा। वीर ने सीधे सीधे कहा, जाल समेटने का वक्त करीब आ गया है। आन्या धीरे से हंसी। अब आकेयामा परिवार और सातों परिवार दोनों को भारी नुकसान हुआ है। अब उन्हें पूरी तरह से खत्म करने का समय आ गया है। थोड़ा रुकते हैं, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। इस मौके का फायदा उठाकर विराट कॉप को खत्म करना बेहतर है। वीर ने शांति से कहा, यामादा शिगेहिरो, मुझे यकीन है कि वो ज्यादा देर तक चुप नहीं बैठेगा। जल्द ही वो कोई न कोई कदम उठाएगा। आन्या सहमत हुई, ऐसा ही होना चाहिए। यामादा शिगेहिरो शायद पहले से ही हम पर नजर रख रहा है। वीर धैर्यवान था, दोनों को ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। वे एक दूसरे के विचारों और संभावित शब्दों को सहज रूप से समझ रहे थे। विराट कॉप को नष्ट करने के लिए न केवल आकेयामा और सातों परिवारों को मिटाना होगा, बल्कि डिवाइन विंड ब्यूरो को भी खत्म करना होगा। अब डिवाइन विंड ब्यूरो के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी के मरने के बाद केवल सबसे बड़ा खतरा बचा है, यामादा शिगेहिरो, जो ह्यूमन बॉडी लिमिट का एक सच्चा माहिर है। इसलिए केवल यामादा शिगेहिरो को मारकर ही विराट कॉप को सच में नष्ट किया जा सकता है, वरना भविष्य में परेशानियां खड़ी होती रहेंगी। जैसे ही वीर और आन्या हंसते हंसते बातें कर रहे थे, साशा उदास चेहरे के साथ वहां आई और ठंडे स्वर में बोली, वो कुत्ता सातोकावा तुम दोनों के सामने एक बुरा शब्द कहने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन तुम्हारी पीठ के पीछे वो एक दुष्ट औरत से भी ज्यादा जहरीला है। वो अपने साहब और आन्या के बारे में किसी को भी अपमानजनक बातें करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आमतौर पर उसने अब तक कार्रवाई कर दी होती, लेकिन अभी वो केवल इसे रोक सकती है। वो सावधानी से बनाए गए इस जानलेवा ऑपरेशन को बिगाड़ नहीं सकती। एक ऐसे इंसान पर गुस्सा क्यों करना जो मरने वाला है? आन्या ने उसे संता दी। ये भी सही है। साशा हंसी, फिर पुष्टि की, जब समय आएगा तो मैं उस घिनौने जानवर सातोकावा को अपने हाथों से मारूंगी। युद्ध के मैदान पर माहौल तनावपूर्ण था और मारने का इरादा जबरदस्त था। सातों परिवार और आकेयामा परिवार बेरहमी से लड़ रहे थे, खासकर उस मैदान में जहां हंसा की 9 देवियां थीं, साथ में छाया और दुष्यंती भी थीं, जो एक ऐसा शानदार दृश्य बना रही थीं जिसने कई लोगों की आंखों को अपनी ओर खींचा और उनकी आत्माओं को हिलाकर रख दिया। ऊपर वाले, उन मनहूस डायनों पर बिजली गिराओ। सातों परिवार की तरफ के लोग निराशा से अवास्तविक विचारों से चिपके हुए थे। वे हंसा की 9 देवियों के दबदबे वाले गुस्से से डरते थे, जिसने उन्हें अंदर तक डरा दिया था। इस पल आकेयामा परिवार ने पूरी तरह से बढ़त बना ली थी और सातों परिवार का मनोबल काफी कम हो गया था। सातोकावा और सातों मियाबी के भाव और भी जटिल हो गए, चिंता से भरे हुए। मिस्टर वीर और प्रेसिडेंट सिंघानिया ने कहा था कि हमारे सातों परिवार का नुकसान जल्द ही फायदे में बदल जाएगा, लेकिन कैसे? इस दर पर मेरा सातों परिवार नष्ट हो जाएगा। सातों मियाबी गहरी चिंता में थी। सातोकावा के पास बोलने की ऊर्जा नहीं थी। वो अभी भी वीर और आन्या के साथ हुए उस दमनकारी मुकाबले के बारे में सोच रहा था और आत्महत्या के विचारों की तरफ बढ़ता जा रहा था, गुस्से में अपने दांत पीस रहा था। सातों मियाबी को यकीन नहीं था कि सातोकावा को कैसे संता दे। मन ही मन वो अपने पिता के कार्यों को अस्वीकार कर रहा था। अगर कोई महत्वपूर्ण मामला है जिसके लिए वीर और आन्या की जरूरत है, तो उसे विनम्र होना चाहिए। उनके सामने अनुचित भाव दिखाना वाकई घातक है। अचानक सातों मियाबी की आंखें बड़ी हो गईं। पिताजी, देखिए, सातों मियाबी ने सदमे में चिल्लाया। क्या देखना है? सातोकावा ने उदासीनता से जवाब दिया, लेकिन उसने फिर भी सातों मियाबी की नजरों का पीछा किया, और जैसे ही उसने एक झलक देखी, उसके दिल में सदमे और खुशी की एक असीम भावना उमड़ पड़ी, जिसमें कोई उदासी नहीं थी।
ऐसा इसलिए था क्योंकि हसा की 9 देवियों की मारने की इच्छा को दूसरों ने रोक दिया था। जिन्होंने हस्तक्षेप किया था वो ठीक छाया और दुष्यंती थीं। दोनों औरतों ने 9 देवियों का जमकर सामना किया, उनके विस्फोटक हमलों से किसी का भी खून खौल उठता। हसा की 9 देवियों की अजेय मारने वाली ताकत खोने के बाद आकेयामा परिवार का फायदा अब स्पष्ट नहीं था। सातों परिवार के दिलों में उम्मीद फिर से जाग उठी। क्या ये दोनों अभी भी मिस्टर वीर और प्रेसिडेंट सिंघानिया के पास अपनी ताकत छिपा रही थीं? उन्हें कितना मजबूत होना चाहिए? 9 देवियों के खिलाफ जबरदस्ती खड़े हो पाना वाकई असाधारण है। सातों कावा सदमे में अवाक था, उसका चेहरा गिरगिट से भी तेज बदल रहा था। अब वीर और आन्या को लेकर कोई नकारात्मक भावना नहीं थी, केवल आभार था। पिताजी, हमारे सातों परिवार को अब कुछ करना चाहिए, सातों मियाबी ने उत्साह से कहा। हाँ, हमें अब कुछ करना होगा। अगर हम इस गति के साथ आकेयामा परिवार के हमले को नहीं रोक पाए तो सातों परिवार का कोई चेहरा नहीं बचेगा। सातों कावा ने उतने ही उत्साह से कहा। ऐसी अनुकूल स्थिति देखकर पिता और पुत्र स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थे। पूरे सातों परिवार को एकजुट करो, सभी को युद्ध के मैदान में लगाओ, मारो, आकेयामा परिवार के सभी सदस्यों को मार डालो। सातों कावा ने सातों परिवार के सभी सदस्यों को निर्देश दिया। हाँ, दबी हुई गड़गड़ाहट जैसी चीख सातों परिवार के चारों तरफ से गूंज उठी। केवल ये देखने के लिए कि सातों परिवार के मजबूत लड़ाके बाहर निकल रहे हैं, चाहे वे घायल हों या सतर्क, सभी लड़ाई में शामिल हो गए। अगर ऊपर से देखा जाता तो कोई निश्चित रूप से सातों परिवार के शक्तिशाली लोगों को बेरहमी से हमला करते हुए देखता। सातों कावा साफ साफ समझ गया था कि यह आखिरी पल था, सातों परिवार के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण मोड़। अगर वे एक ही झटके में आकेयामा परिवार को नहीं रोक पाते तो सातों परिवार को फिर कभी मौका नहीं मिलता। यह मुश्किल से मिला अवसर एक शानदार स्थिति थी। अगर उन्होंने छाया और दुष्यंती द्वारा 9 देवियों को रोके जाने के दौरान निर्णायक रूप से हमला नहीं किया तो एक बार जब दोनों 9 देवियों के खिलाफ असफल हो गईं तो सातों परिवार के लिए पासा पलटने का मौका और भी अनिश्चित हो जाएगा। इस बीच आकेयामा परिवार भी पागल हो रहा था। अपने सभी विशेषज्ञों को इकट्ठा करके उन्होंने अंतिम हमला किया। आकेयामा परिवार और सातों परिवार दोनों समझ गए थे कि अंतिम टकराव में कोई भी पीछे नहीं हट सकता। अगर वे ऐसा करते तो परिणाम भयानक होता। अध्याय 712 खुली आंखों से मौत। सातों परिवार और आकेयामा परिवार दोनों ने अपना अंतिम हमला शुरू कर दिया था। कत्लेआम का दृश्य विस्फोटक और दुखद था। एक छत पर एक आकृति युद्ध के मैदान को घूर रहा था, उसकी आंखें भयानक रूप से ठंडी और उदास हो गईं। यह व्यक्ति यामादा शिगेहिरो था। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद उसने तुरंत हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि देखता रहा। साथ ही उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वो इस बात पर विचार कर रहा था कि आग भड़काने वाला मास्टरमाइंड कौन हो सकता है। यामादा शिगेहिरो किसी से भी बेहतर समझता था कि मौजूदा स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी है और इसे रोकने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार उसका हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था और इसके बजाय वह देखना चाहता था कि आखिर मास्टरमाइंड कौन था। उसने मोरियुची मकोटो का शरीर देखा और हसा की 9 देवियों के आकेयामा परिवार के गुट में शामिल होने का दृश्य भी देखा। जितना अधिक वह सोचता उतना ही भयानक उसे दुश्मन लगता। आकेयामा ताइटानी और सातो कावा, ये दोनों मूर्ख जंगली जाहिलों से भी ज्यादा बेवकूफ हैं, यामादा शिगेहिरो ने गुस्से से थूका। उसने गंभीरता से कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड वही लोग होने चाहिए, चाहे वह आकेयामा परिवार की मदद करने वाली 9 औरतें हों या सातो परिवार की सहायता करने वाली 2 औरतें, वे सब मिले हुए हैं। और इन लोगों के नेता सातो परिवार में आए वो आदमी और औरत होने चाहिए। वे ही असली मास्टरमाइंड हैं और वास्तव में उन्होंने ही यह सब रचा है। इस समय विराट कॉर्प को भारी नुकसान हुआ है। आकेयामा परिवार और सातो परिवार के हताहतों के अलावा अकेले डिवाइन विंड ब्यूरो को हुआ नुकसान बहुत बड़ा है। यामादा शिगेहिरो ने शोक व्यक्त किया। अगर हम मास्टरमाइंड को मार सकें, इन अपराधियों को खत्म कर सकें, तो स्थिति में अभी भी सुधार का मौका हो सकता है। वरना विराट कॉर्प सच में खत्म हो जाएगी। मास्टरमाइंड को मारना ही होगा। मैं ये जानने के लिए बेहद उत्सुक हूं कि तूफान कौन खड़ा कर रहा है। यामादा शिगेहिरो ने सातों परिवार की गहराइयों की ओर देखा। उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी थीं। उसका आकृति छत से नीचे कूदा, सातों परिवार में और अंदर घुसपैठ कर गया। उसे कत्लेआम के दृश्य की परवाह नहीं थी। हस्तक्षेप करने के बजाय समस्या को जड़ से खत्म करना बेहतर था। स्वाभाविक रूप से वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अपनी असाधारण ताकत पर भरोसा करते हुए उसने अपने सामने के दुश्मनों को ध्यान देने लायक नहीं समझा। और वह अनुमान लगा सकता था, दुश्मन डिवाइन विंड ब्यूरो को दरकिनार करने और सातों परिवार और आकेयामा परिवार की हत्या को भड़काने में कामयाब रहा। वे निश्चित रूप से उससे डरते होंगे।
आधे घंटे बाद यामादा शिगेहिरो आखिरकार उस कमरे के पास पहुंचा जहां वीर और आन्या थे और खिड़की से अंदर घुस गया। युद्ध के मैदान को पार करने और सातों परिवार की गहराइयों में घुसपैठ करने में सक्षम होना यामादा शिगेहिरो की क्षमताओं को दर्शाता था। आखिरकार तुम आ ही गए, वीर ने एक अंधेरे कोने की ओर ताना मारते हुए कहा। वो यामादा शिगेहिरो के कदम उठाने का इंतजार कर रहा था और उसे दृढ़ विश्वास था कि यामादा शिगेहिरो कार्रवाई करने से खुद को रोक नहीं पाएगा। तथ्यों ने साबित कर दिया कि वीर के विचार सही थे। केवल यामादा शिगेहिरो को मारकर ही विराट कॉर्प को सच में खत्म किया जा सकता था, क्योंकि ह्यूमन बॉडी लिमिट के दायरे के दुश्मन को कम नहीं आंका जा सकता और वे सबसे बड़ा खतरा हैं। तुम वाकई साधारण नहीं हो। मैंने सोचा था कि मैं बहुत अच्छी तरह से छिपा हुआ हूँ, लेकिन तुमने फिर भी मुझे खोज लिया, यामादा शिगेहिरो ने आश्चर्य से कहा, कोने से बाहर निकलते हुए। उसे विश्वास था कि वह चुपचाप आया था। हालांकि इससे पहले कि वह जानकारी इकट्ठा कर पाता, उसकी उपस्थिति पहले ही उजागर हो चुकी थी, जिससे उसे बहुत आश्चर्य हुआ। फिर भी वह उदासीन था क्योंकि उसने वीर को एक खतरे के रूप में नहीं देखा। उसके दिमाग में भारत की खतरनाक सूची में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। इस प्रकार उसके पास वीर को छोटा समझने का अहंकार था। जैसे सातो कावा और सातो मियाबी ने वीर और आन्या के असली चेहरों को नहीं पहचाना, वैसे ही यामादा शिगेहिरो भी था। अगर यामादा शिगेहिरो जानता होता कि उसके सामने मौजूद व्यक्ति वह भयानक अस्तित्व था जिसने विराट कॉर्प को लगातार भारी नुकसान पहुंचाया था, तो वह अब इस स्थिति में नहीं होता। निश्चित रूप से वह इसे एक बड़े खतरे के रूप में देख रहा होता और डर महसूस करना भी अपेक्षित होता। तुम आखिर हो कौन? यामादा शिगेहिरो ने उस सवाल को तत्काल पूछा जिसे वह जानना चाहता था, एक कठोर आवाज में बोलते हुए। आकयामा परिवार और सातो परिवार के लड़ने का कारण शायद तुम्हारी ही करतूत है ना? तुम्हारे पास थोड़ी समझ है, ये साधारण बात नहीं है कि तुमने ये पता लगा लिया। वीर ने शांति से कहा, हालांकि मैं कौन हूं ये जानने के तुम योग्य नहीं हो। अहंकारी और अज्ञानी। यामादा शिगेहिरो का भाव ठंडे स्टील से भी ज्यादा ठंडा था। उसकी हत्या की इच्छा बढ़ गई। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे सामने शेखी बघाड़ने की हिम्मत करना यह दर्शाता है कि तुम कितने मूर्ख हो। तुम मरने वाले हो फिर भी अनजान हो और अभी भी बकवास कर रहे हो। वीर ने चिढ़ाते हुए कहा, मौत को बुलावा दे रहे हो। यामादा शिगेहिरो गुस्से से बेकाबू होकर गुस्से में हमला कर दिया और इस तरह दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। जैसे ही वे भिड़े, यामादा शिगेहिरो का भाव कस गया, अविश्वास से भरा हुआ। तुम कौन हो? तुम आखिर हो कौन? भारत की खतरनाक सूची में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, फिर भी तुम्हारी ताकत स्पष्ट रूप से मुझसे ऊपर है। ये कैसे संभव है? तुम आखिर हो कौन? मैंने तुमसे कहा था, तुम मेरी पहचान जानने के योग्य नहीं हो। वीर ने शांति से कहा, एक मजबूत पैर के प्रहार के साथ एक भयंकर लात मारी। मैं इस श्राप पर विश्वास नहीं करता, मेरे लिए मरो। यामादा शिगेहिरो की हत्या की इच्छा फूट पड़ी। 3 चालों के बाद यामादा शिगेहिरो को हवा में उड़ा दिया गया। थू थू थू। कई मुंह भर खून ऐसे फूटा जैसे उसकी कोई कीमत ही न हो। यामादा शिगेहिरो जमीन पर गिरा, फिर पलटकर सीधा खड़ा हो गया, लेकिन उसकी आंखें एक हत्यारे की तरह चौड़ी हो गईं। असंभव, ये कैसे संभव है? तुम्हारी लड़ने की शक्ति इतनी दुर्जेय नहीं हो सकती। असंभव, यह नहीं हो सकता। यामादा शिगेहिरो हिंसक हो गया, अविश्वास में दहाड़ते हुए। कुछ चालों के बाद वीर ने यामादा शिगेहिरो की छाती पर एक भयंकर लात मारी, जिसके साथ हड्डियों के टूटने की आवाज आई। उसे टूटी हुई पतंग की तरह हवा में उड़ा दिया। जमीन पर गिरने के बाद वह गुस्से और आतंक में खड़ा हुआ, लेकिन फिर लड़खड़ाया और सीधा गिर गया। यामादा शिगेहिरो मौत के कगार पर था। मैं इस तरह मरने को तैयार नहीं हूं। मुझे नहीं चाहिए बस इस तरह मरना। मैं, भारत की खतरनाक सूची का एक सम्मानित सदस्य, कैसे मर सकता हूं? ऐसे सवालों के साथ यामादा शिगेहिरो अनिच्छा से मर गया। इन शब्दों को बड़ी मुश्किल से कहने के बाद उसकी मौत हो गई। वो निश्चित रूप से असंतुष्ट मरा, वीर की पहचान के बारे में संदेह और भ्रम से भरा हुआ। सुबह होने वाली है, अब जाल समेटने का भी समय आ गया है। वीर ने धीरे से फुसफुसाया। आन्या और साशा पहले ही उसके पीछे आ चुकी थीं। साहब, आखिर करना क्या है, कृपया हमें बताएं, साशा ने पूछा। छाया और दुष्यंती को पीछे हटने का नाटक करने दो और हंसा की 9 देवियों को आकयामा परिवार की मदद करने दो ताकि सातों परिवार का सफाया हो सके, वीर ने उदासीनता से कहा। ये सबसे अच्छा होगा। पहले सातों परिवार को निराश होने दो, आकयामा परिवार को थोड़ी जीत महसूस करने दो और फिर उन्हें एक साथ खत्म कर दो, साशा ने उत्साह से कहा। और इस तरह यामादा शिगेहिरो की मौत के बाद आकयामा परिवार और सातों परिवार भी मौत की ओर बढ़ रहे थे। अध्याय 713। हद से ज्यादा जुल्म। आसमान हल्का हो रहा था क्योंकि पूरी रात चली भीषण लड़ाई रात भर एक लौ की तरह धधकती रही।
सातों परिवार की हवेली के चारों ओर लाशें बिखरी पड़ी थीं और खून एक नदी की तरह बह रहा था। छाया और दुष्यंती की योजनाबद्ध हार पूरी हो चुकी थी और सातों परिवार की प्रतिक्रियाओं की परवाह किए बिना वे वीर और आन्या के निवास की ओर बढ़ गईं। अब आकेयामा परिवार ने बढ़त बना ली थी, हंसा और 9 देवियों की सहायता से बाघों की तरह कत्लेआम कर रहे थे। सातों परिवार का अंत निश्चित है, जीत हमारे आकेयामा परिवार की है। लोहा गर्म है, चोट मारो, सातों परिवार का सफाया कर दो, सभी बाधाओं को मिटा दो। आकेयामा टाइटानी उत्साह से चिल्ला रहा था जैसे उसने कोई नशा कर लिया हो। आकेयामा परिवार के विशेषज्ञ भी जंगली भेड़ियों के झुंड की तरह बेतहाशा चिल्ला रहे थे। इसके विपरीत सातों परिवार के सदस्य निराशा में थे, रो रहे थे और बिस्रखाला में विलाप कर रहे थे। यह ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? इस महत्वपूर्ण क्षण में मिस्टर वीर और प्रेसिडेंट सिंघानिया के लोग पीछे कैसे हट सकते हैं? स्पष्ट रूप से वे दोनों औरतें उन 9 औरतों को रोक सकती थीं। इस समय पीछे क्यों हटना? सातों कावा और सातों मियाबी गरम तवे पर चींटियों की तरह थे, चिंता से लगभग पागल हो गए थे। सातों परिवार की वर्तमान स्थिति अत्यंत प्रतिकूल थी, विनाश का खतरा लगातार बना हुआ था। ऐसी परिस्थितियों में पिता और बेटी शांत कैसे रह सकते थे? परिवार के अस्तित्व के इस महत्वपूर्ण क्षण में छाया और दुष्यंती की हार ने सातों परिवार को और भी बड़े खतरे में डाल दिया, जिससे सातों कावा का गुस्सा न होना असंभव हो गया। जल्दी करो और मिस्टर वीर और प्रेसिडेंट सिंघानिया से स्पष्टीकरण मांगो, सातों मियाबी ने अधीरता से आग्रह किया। फिर पिता और बेटी वीर और आन्या के निवास की ओर तेजी से बढ़े। प्रवेश द्वार पर छाया ने उन्हें रोक दिया। मुखिया सातो, मिस सातो, कृपया लौट जाएं, साहब किसी से नहीं मिलेंगे, छाया ने बिना किसी संदेह के कहा। किसी से नहीं मिलेंगे? बकवास, क्या मजाक है? क्या तुम्हें पता है कि यह क्या समय है? ऐसी हास्यास्पद बातें कह रही हो, कौन विश्वास करेगा? सातो कावा गुस्से से लगभग उछल पड़ा, मन ही मन बड़बड़ाया लेकिन अपने गुस्से को दबाते हुए उसने धैर्यपूर्वक कहा, छाया दीदी, कृपया उन्हें सूचित करें, मेरे सातों परिवार के अस्तित्व के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर मिस्टर वीर और प्रेसिडेंट सिंघानिया सिर्फ खड़े होकर तमाशा नहीं देख सकते। वे सिर्फ खड़े होकर तमाशा क्यों नहीं देख सकते? छाया ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि क्या होता है। छाया दीदी, आप ऐसी बातें कैसे कह सकती हैं? क्या हमारे सातों परिवार को मिस्टर वीर और प्रेसिडेंट सिंघानिया के साथ एक बिजनेस पार्टनरशिप स्थापित नहीं करनी चाहिए थी? हम कथित तौर पर एक ही नाव में हैं, भावना में एकजुट होना चाहिए। यह इतना अप्रिय नहीं हो सकता। इसके अलावा क्या वे औरतें तुम्हारे पीछे नहीं आ रही थीं? हमें दुश्मन को हल करने और हम सभी को बचाने के लिए एक संयुक्त मोर्चे पर होना चाहिए। सातों कावा और सातों मियाबी निराशा से फटने वाले थे, ये समझने में असमर्थ थे कि छाया ऐसी बातें क्यों कहेगी, आखिर क्यों? क्या तुम हमारे सहयोगी बनने के योग्य भी हो? हास्यास्पद, पूरी तरह से हास्यास्पद। हमारी अपनी योजनाएं हैं, कृपया वापस जाएं, अन्यथा मुझे असभ्य होने के लिए दोष न दें। छाया ने गर्व से कहा, उसका चेहरा ठंडक से भरा था। तुम? सातों कावा ने गुस्से से छाया की ओर इशारा किया, गुस्से से कांपते हुए खून का एक बहाव ऊपर आया, उसका गुस्सा उसके दिल को खा रहा था, खून उबल रहा था। ये तुम क्या है? फिर से मुझ पर उंगली उठाने की कोशिश करो और मैं तुम्हें लात मारकर दूर फेंक दूंगी, छाया ने हंसते हुए ताना मारा। यह अपमानजनक है, बहुत अपमानजनक है। बस कुछ भारतीय लोग, अगर मेरे सातों परिवार ने तुम्हें सम्मानित मेहमानों के रूप में नहीं लिया होता तो जापान में तुम कुछ भी नहीं होते। इतनी उच्च सम्मान की तो बात ही छोड़ो। हमने तुम्हें इंसानों की तरह माना, लेकिन तुम पूरी तरह से कृतघ्न हो, खुद को इंसान भी नहीं समझते। ये सातों परिवार है, मेरा सातों परिवार, तुम इतना अपमानजनक व्यवहार कैसे कर सकते हो? तुम मेरे सातों परिवार को क्या समझते हो? पिल्ले और बिल्ली के बच्चे? क्या तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं है? लानत है, तुम बहुत नीच और बेशर्म हो, है ना? दुनिया में इतने बेशर्म लोग कैसे हो सकते हैं? अगर तुम्हारी शक्ति का डर नहीं होता तो तुम क्या गिनती में आते? सातों कावा अब और बर्दाश्त नहीं कर सका, उसका दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा और उसने अपनी मूल भाषा में जमकर गालियां दीं। उसकी गुस्से वाली आंखें छाया को घूर रही थीं, जैसे कि वो उसे जिंदा खा जाना चाहता हो। इस पल सातों कावा ने अपने दिल से अपनी सारी असंतोष व्यक्त कर दी। सातों मियाबी एक स्तब्धता में थी, उसका दिमाग छाया के शब्दों से उलझ गया था। वह अपने पिता को समझाने का इरादा रखती थी, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए, इसलिए वह अपने पिता के गुस्से और शिकायतों के प्रवाह को सुनती रही। देखो तुम्हें अपनी नाक हवा में उठाए हुए, तुम कौन होते हो जो ढिठाई से बात करो और हमें गाली दो? छाया का उज्ज्वल चेहरा बर्फीला हो गया, उसके पैर अचानक एक झोंके के साथ चले। उसने एक नाजुक पैर से लात मारी, यह एक धमाके के साथ सातों कावा के पेट पर लगी। ओह हैशेट! सातों कावा तुरंत एक झींगे की तरह सिकुड़ गया, उसका चेहरा लाल हो गया जब वह चिल्लाया और उड़ गया।
उसी समय उसके मुंह से खून की एक लंबी धारा निकली। पिताजी। सातो मियाबी अपने सदमे से बाहर निकली और सातो कावा की ओर दौड़ी। सातो मियाबी ने सातो कावा को उठाया। सातो कावा पूरे शरीर से कांप रहा था, उसका चेहरा मुड़ा हुआ था, एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। छाया दीदी, शांत हो जाए, कृपया शांत हो जाए, मेरे पिता बस चिंतित थे और गलती से बोल गए। कृपया शांत हो जाए, उनका इरादा आपका अपमान करना नहीं था, मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ कि यह अनजाने में हुआ था। सातो मियाबी ने कांपती आवाज में विनती की, कृपया मिस्टर वीर और प्रेसिडेंट सिंघानिया को बताएं, मेरे सातो परिवार का जीवन और मृत्यु उनके हाथों में है, मेरे सातो परिवार को चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, ये सब इसके लायक है, जब तक मिस्टर वीर और प्रेसिडेंट सिंघानिया मेरे सातो परिवार के अस्तित्व को सुनिश्चित कर सकते हैं। हाँ हाँ, मेरी बेटी ने जो कहा वह ठीक वही है जो मैं कहना चाहता हूँ। सातो कावा ने एक चोंच मारने वाले चूजे की तरह सिर हिलाया। पिता और बेटी सच में डर गए थे। छाया के उद्देश्य और अर्थ के बावजूद ऐसा व्यक्ति वास्तव में डरावना था, जिसने भी ऐसी जबरदस्त ताकत को उकसाया वो मौत को बुलावा दे रहा था। पिता और बेटी मरना नहीं चाहते थे, वे अपनी असंतोष व्यक्त कर सकते थे, लेकिन जीवन गंभीर मामला था और ऐसे समय में इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था। विशेष रूप से सातो कावा, अपमान और गुस्सा उसके शरीर की हर कोशिका में दौड़ रहा था, लेकिन सतह पर उसने एक भी भारी सांस छोड़ने की हिम्मत नहीं की, अत्यधिक गिड़गिड़ा रहा था। छाया की लात ने सातो कावा को अच्छी तरह से समझा दिया था कि इस स्थिति में कौन चाकू था और कौन मांस। बदतमीज कुत्ता, छाया ने ठंड से कहा। हाँ हाँ, मैं ही बदतमीज हूँ, मैं ही कुत्ता हूँ, सातो कावा ने जल्दी से जवाब दिया। दफा हो जाओ, छाया चिल्लाई, हम जा रहे हैं, हम तुरंत जा रहे हैं। पिता और बेटी के चेहरे बेहद गंभीर थे जब वे चले गए। अध्याय 714, बेइज्जती से बेहतर शहादत। सातो मियाबी ने सातो कावा की मदद की, जो अंदरूनी और बाहरी चोटों से पीड़ित था, और उसे बिठाया। अंदरूनी चोटें स्वाभाविक रूप से गुस्से के कारण थीं, उसकी छाती में गुस्से का एक मिश्रण फंसा हुआ था। सौभाग्य से वह ठीक समय पर अपनी सांस पकड़ने में कामयाब रहा। बाहरी चोटें निश्चित रूप से छाया द्वारा लात मारे जाने से थीं। सातो मियाबी का चेहरा पीला पड़ गया था, जिसमें जीवन का कोई रंग नहीं था। सातो कावा बेजान था, उसकी आत्मा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। मिस्टर वीर और प्रेसिडेंट सिंघानिया हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगे? सातो परिवार के साथ ऐसा क्यों करेंगे? क्यों, बस क्यों? पिता और बेटी इसकी तह तक जाना चाहते थे। उनके दिमाग में अनगिनत सवाल भरे हुए थे, हैरानी उभर आए। दुर्भाग्य से किसी ने उन्हें जवाब नहीं दिया। इस तरह की उलझन को लेकर चलना कष्टदायी था, जैसे चींटियां गर्म तवे पर भुनने वाली हों। उनके दिल चिंता से जल रहे थे। जरूर कुछ असामान्य है। मिस्टर वीर और प्रेसिडेंट सिंघानिया के कुछ अघोषित उद्देश्य होने चाहिए, पिता और बेटी ने इस बिंदु पर सोचा। लेकिन वास्तव में क्या असामान्य था या उनके उद्देश्य क्या थे, यह अज्ञात रहा। सातो परिवार का अंत निश्चित है, बचने की कोई उम्मीद नहीं। सातो परिवार मेरे हाथों नष्ट होने वाला है, मैं सातो परिवार का पापी हूँ। सातो कावा ने अपनी छाती पिटी और अपने पैर पटके, कड़वी नाराजगी से भरा हुआ। सातो मियाबी ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया, जैसे ठहरा हुआ पानी जिसमें कोई हलचल न हो। सातो परिवार वास्तव में विनाश के कगार पर था। हार भूस्खलन की तरह आती है, ये कहावत सातो परिवार के पतन का वर्णन करने के लिए इससे अधिक उपयुक्त नहीं हो सकती। छाया और दुष्यंती की सहायता के बिना सातो परिवार का हमला अब हमला भी नहीं कहा जा सकता था। यह एक पतन से अधिक था। हंसा और अन्य 9 के वज्रपात और आकयामा परिवार के बड़े पैमाने पर हमले के तहत सातो परिवार बिस्रखाला में था, किसी भी लड़ने की भावना से रहित। हमला करो और सातो परिवार को एक ही बार में खत्म कर दो। जो कोई भी हमें रोके उसे मार डालो। आकयामा परिवार के लिए प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा हासिल करने का अवसर आ गया है। मारो, अपनी पूरी ताकत से मारो। जो कोई भी अंतिम प्रतिरोध का प्रयास करे उसे मत बख्शो। आकयामा टाइटानी लगातार दहाड़ रहा था, खुशी से अभिभूत। सातो परिवार गंभीर संकट में था, जवाबी कार्रवाई की थोड़ी सी भी उम्मीद के बिना। प्रतिरोध की छोटी छोटी जेबों के अलावा वे एक तरफा हार में पीछे हट रहे थे। भागो, अपनी जान बचाकर भागो। सातो परिवार के रैंक के भीतर से आतंक से भरी एक आवाज चिल्लाई। कोई नहीं जानता था कि यह कौन था। एक पल में यह वाक्यांश, जैसे कि ऊंट की पीठ तोड़ने वाला आखिरी तिनका, सातो परिवार के सभी सदस्यों के दिलों में एक प्लेग की तरह फैल गया, जिससे व्यापक दहशत फैल गई। सातो परिवार के सदस्य सभी दिशाओं में बिखर गए। आकयामा परिवार ने एक निर्णायक जीत हासिल की, सातो परिवार के गढ़ पर आक्रमण किया। आकयामा टाइटानी उत्सुकता के साथ हंसा और 9 औरतों के पास पहुंचा और कहा, आप 9 माननीय मेहमान आकयामा परिवार के लिए देवदूत की तरह हैं। हम बहुत आभारी हैं और आपकी दया को कभी नहीं भूलेंगे।
चापलूसी की कोई जरूरत नहीं है, मुखिया आकेयामा, हसा ने बेमन से जवाब दिया, मन ही मन अम्यूज्ड। निश्चिंत रहें, एक बार सातों परिवार नष्ट हो जाए तो सातों परिवार का दौरा करने वाले उन भारतीय व्यक्तियों को पकड़ने में आकेयामा परिवार कोई कसर नहीं छोड़ेगा और उन्हें निपटान के लिए आपको सौंप देगा। आकेयामा ताइटानी ने दृढ़ विश्वास के साथ घोषणा की। वह जानता था कि वीर, आन्या और अन्य लोग इन 9 माननीय मेहमानों के दुश्मन थे। ये समझना पर्याप्त था, हसा और 9 औरतों के साथ गठबंधन बनाने के लिए पर्याप्त था। कहना आसान है, हसा ने ठंडक से जवाब दिया, मन ही मन ताना मारते हुए, जब सातों परिवार नष्ट हो जाएगा तो यह आकेयामा परिवार का भी अंत होगा। आकेयामा परिवार ने एक पूर्ण पैमाने पर हमला किया और सातों परिवार ढह गया। अंदर के कक्ष में आकेयामा ताइटानी ने भारी सैनिकों का नेतृत्व करते हुए सातों कावा और सातों मियाबी को घेर लिया। इस समय पिता और बेटी के पास केवल कुछ ही लोग बचे थे। सातों परिवार के बाकी लोग यदि मरे नहीं थे तो भाग गए थे। वास्तव में सातों परिवार में कई विशेषज्ञ थे, उनमें से लगभग 80% कार्रवाई में मारे गए थे, बहुत से भागने में कामयाब नहीं हुए। जो 20 या उससे अधिक बचे थे वे लगभग सातों परिवार की बची हुई सारी ताकत थे। आकेयामा परिवार की तरफ स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी, हताहतों की संख्या लगभग 60 से 70% थी, 200 से भी कम आदमी बचे थे। ये स्पष्ट था कि इस भीषण लड़ाई ने वास्तव में आकेयामा और सातों दोनों परिवारों की ताकत को खत्म कर दिया था। भले ही वे बच गए, बची हुई थोड़ी सी ताकत पर भरोसा करके वे दूसरों को डरा नहीं सकते या प्रभाव नहीं डाल सकते। लेकिन मामलों के इतने जरूरी बिंदु पर पहुंचने के साथ एक ऐसी लड़ाई में जहां या तो तुम मरोगे या मैं जीऊंगा, आकेयामा और सातों दोनों परिवार एक बात समझ गए थे, कोई भी पीछे हटने का जोखिम नहीं उठा सकता। जो कोई भी भावना खो देगा उसे वास्तव में विनाश का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा इन दोनों परिवारों के लिए पीछे हटना कोई विकल्प नहीं था। आकेयामा परिवार सातों परिवार को नष्ट करने के इरादे से आया था। सातों परिवार जीवित रहने के लिए मौत तक लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में कौन पीछे हटने की हिम्मत करेगा? अगर वे पीछे हटते तो दोनों परिवारों के लिए यह एक अपरिवर्तनीय आपदा होती। आकेयामा ताइटानी के चेहरे पर एक मुस्कान थी, एक दर्द भरी मुस्कान, क्योंकि भारी नुकसान ने जीत दिलाए। चुकाई गई कीमत बहुत बड़ी थी, जिससे उसके लिए सच्ची हंसी निकलना असंभव हो गया। सातों कावा अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, वास्तव में मौत के कगार पर नहीं बल्कि मानसिक रूप से टूट चुका था, सारी ऊर्जा और भावना खो चुका था। सातों कावा, तुम लांती मूर्ख, ये जानते हुए कि सातों परिवार का अंत निश्चित है, तुम अभी भी अंत तक क्यों लड़ते हो? आकेयामा ताइटानी ने डांटते हुए चिल्लाया, क्यों नहीं सातों परिवार को नष्ट होते हुए देखकर मेरे आकेयामा परिवार को लाभ पहुंचाते और विराट कॉप को इतने भारी नुकसान से बचाते? तुम्हारा प्रतिरोध सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य है, न केवल सातों परिवार को बल्कि मेरे आकेयामा परिवार को भी नुकसान पहुंचा रहा है। मुझे बताओ, तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? हे, आकेयामा ताइटानी, तुम्हारा लांती मुंह वास्तव में बातों को मोड़ना और बकवास करना जानता है। यह आकेयामा परिवार था जिसने मेरे सातों परिवार पर हमला किया। तुम अब आकेयामा परिवार के नुकसान पर विलाप कर रहे हो और विराट कॉप के भविष्य पर विचार कर रहे हो। तुम पहले क्या सोच रहे थे? तुमने मेरे गले पर चाकू रखा और मुझे कुछ नहीं करना चाहिए था सिवाय इसके कि बिना लड़े मारे जाने का इंतजार करूं। दुनिया में ऐसा कारण और तर्क कहाँ हो सकता है? आकेयामा ताइटानी, क्या तुम्हारे पास दिमाग भी है? लानत है, तुम ऐसी बेतुकी बकवास कैसे कर सकते हो? सातों कावा गुस्से से उबल रहा था, गुस्से की आग उसके दिल में दहाड़ रही थी, जोर से बढ़ रही थी। सातों कावा, तुम मौत के दरवाजे पर हो और अभी भी झूठ और बकवास करने का फुर्सत है। आकेयामा ताइटानी ने अधीरता से दहाड़ा, बाकी सातों परिवार के सदस्यों को मार डालो, लेकिन सातों कावा और सातों मियाबी, नीच पिता और बेटी को आखिरी में मारा जाएगा। हाँ, आकेयामा परिवार की हत्या की इच्छा फूट पड़ी और लड़ाई शुरू हो गई। बेइज्जती की जिंदगी से बेहतर है कि हम टुकड़ों में टूट जाएं, सातों कावा ने दहाड़ा। आकेयामा परिवार सपना देख रहा है, अगर उसे लगता है कि वह मेरे सातों परिवार को नष्ट कर सकता है। भले ही केवल एक ही बचे, हम आकेयामा कमीनों से अंत तक लड़ेंगे। बेइज्जती की जिंदगी से बेहतर है कि हम टुकड़ों में टूट जाएं। सातों परिवार के बाकी 20 या उससे अधिक लोगों ने सातों कावा के शब्दों को चिल्लाया, एक निश्चित मौत के दृढ़ संकल्प के साथ अपना अंतिम हमला शुरू किया। अध्याय 715, कुत्तों की लड़ाई का पर्दा गिरा। लड़ाई और चीखों की कुछ बिखरी हुई आवाजों के साथ लड़ाई रुक गई। सातों परिवार के लोग, सातों कावा और उसकी बेटी को छोड़कर सभी मारे गए थे। बचे हुए 20 या उससे अधिक लोग वफादार उत्तराधिकारी थे, लेकिन आकेयामा परिवार के जबरदस्त हमले के तहत उनकी किस्मत में केवल मौत थी। हसा और उसकी 9 देवियां किनारे खड़ी होकर देख रही थीं कि कैसे सहयोगियों के एक दूसरे के खिलाफ होने का दुखद नाटक अपनी अंतिम चीखें निकाल रहा था।
आकयामा पक्ष में 100 से अधिक लोग घनी तरह से आसपास पहरा दे रहे थे। एक तबाही से बचने की खुशी उनके चेहरों पर छाई हुई थी। वे जीत गए थे, आखिरकार जीत गए थे। विजेताओं के रूप में कई बदलावों और हताहतों के बावजूद वे भाग्यशाली थे कि वे अंत तक टिके रहे, जो भविष्य में उन्हें अनमोल लाभ दिलाएगा। हा 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 हा। आकयामा ताइटानी लापरवाही से हंसा। इसके विपरीत सातोकावा और उसकी बेटी पूरी तरह से निराशा में थे। सातोकावा, अब तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ और है। आकयामा ताइटानी ने विजयी होकर चिल्लाया, तुम्हारी मौत का दिन आ गया है। क्या तुम आत्मसमर्पण करके मेरे हाथों मारे जाने का इंतजार नहीं कर रहे हो? चिंता मत करो, चूंकि हम एक दूसरे को जानते हैं, मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से मारकर एक उपहार के रूप में सुनिश्चित करूंगा। सातोकावा ने अत्यधिक गर्वित आकयामा ताइटानी पर एक नज़र डाली, फिर उस दिशा में नज़र डाली जहां वीर और आन्या थे, सिर हिलाते हुए बड़बड़ाया, सब खत्म हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सातों परिवार अभी भी गतिरोध से नहीं बच पाएगा और अंततः मौत में गिर जाएगा। ये सबसे बुरा परिणाम था जिसकी उसने उम्मीद की थी, लेकिन इस दृश्य का वास्तव में सामना करते हुए वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। तलवार लाओ। आकयामा ताइटानी ने अपना हाथ बढ़ाया, उसकी उपहासपूर्ण नज़र सातोकावा पर टिकी थी। मुखिया, एक अधीनस्थ ने सम्मानपूर्वक एक तलवार भेंट की, उसे आकयामा ताइटानी के हाथ में रख दिया। आकयामा ताइटानी ने तलवार चलाई, गर्व से हंसते हुए सातोकावा की ओर चला। आकयामा ताइटानी, तुम कमीने, मौत में भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। सातोकावा की आंखों में जीवन नहीं था, अनिच्छा और गुस्से से भरी हुई थी। तुम्हारी अंतिम चीखें निकलते देखना मेरे लिए काफी संतोषजनक है। आकयामा ताइटानी जोर से हंसा। आकयामा ताइटानी के सातोकावा तक पहुंचने से पहले आकयामा ताइटानी के हाथ में कत्ल की तलवार सातोकावा की गर्दन की ओर कटने से पहले कुछ अप्रत्याशित हुआ। अचानक आकयामा परिवार के विशेषज्ञों ने अपनी आंखें चौड़ी की और एक एक करके जमीन पर लेट गए। आह है, भ्रम और अविश्वास से भरी चीखें, पॉप पॉप पॉप। खून के छिड़काव का दृश्य इतना दुखद रूप से सुंदर था। पुची पुची, तलवार के मांस को चीरने की आवाज ने आत्मा को कंपा दिया। क्या? सातो मियाबी का जबड़ा लगभग उखड़ गया, उसकी फीनिक्स आंखें चौड़ी हो गईं। क्या हो रहा है? आखिर हुआ क्या? ऐसा कुछ कैसे हो सकता है? सातोकावा इतना चौंक गया था कि उसका दिल लगभग घुट गया। क्यों? क्यों? आखिर क्या कारण है? आकयामा ताइटानी ने बेचैनी से गुर्राया। असंभव, ऐसा कुछ होना असंभव है, यह नहीं होना चाहिए। आकयामा के विशेषज्ञ हक्के बक्के रह गए। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने आकयामा ताइटानी, सातोकावा और दूसरों को इस हद तक चौंका दिया? यह इसलिए था क्योंकि हसा की 9 देवियों ने अपना कदम उठाया था। उन्होंने आकयामा परिवार के विशेषज्ञों को घातक इरादे से निशाना बनाया था। आकयामा परिवार के लिए हसा और उसकी 9 देवियां उनके सहयोगी थे। 9 देवियों के बिना वे नहीं जानते थे कि कितने मर गए होते। 9 देवियां उनके दिलों में इतनी खास थीं, उन्हें उपकारी कहना बहुत ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अब उन 9 देवियों ने बेरहमी से उनके खिलाफ रुख कर लिया। ये दृश्य उनके लिए स्वीकार करने के लिए बहुत नाटकीय था। सातोकावा और उसकी बेटी भी कारण नहीं समझ सके। क्या ये 9 शक्तिशाली औरतें, जो सातों परिवार के लिए आपदा लाई थीं, पागल हो गई थीं? क्या उन्होंने अपना दिमाग खो दिया था? वे कह नहीं सकते थे, लेकिन उनकी आंखों के सामने का चौंकाने वाला दृश्य उन्हें पूरी तरह से हिला गया। न तो सातों परिवार और न ही आकयामा परिवार यह समझ सका कि उनके सामने ऐसे बदलाव क्यों हुए। हसा और उसकी 9 देवियां, प्रत्येक दोहरी तलवारें चला रही थीं, ने तेजी से आकयामा परिवार के विशेषज्ञों के एक झुंड को नीचे गिरा दिया। अन्य, अपने सदमे से बाहर निकलते हुए जैसे डरे हुए जानवर, बिखर गए और घबराहट में भागने लगे। रुको, रुको, इसे रोको। आकयामा ताइटानी पागलपन के कगार पर था, उसकी आंखें गुस्से से लगभग बाहर निकल रही थीं। हसा और उसकी 9 देवियों ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। कुछ ही समय में आकयामा परिवार के आधे से अधिक विशेषज्ञ मर गए या घायल हो गए। जो दूर भाग गए थे, उनके अलावा बाकी सब मारे गए। 9 देवियों को तब अंततः एक संक्षिप्त आराम का क्षण मिला। आकयामा ताइटानी, तुमने भेड़िए को घर में आने दिया, अब तुम जो बोया है वही काट रहे हो, जो बोया है वही काट रहे हो। सातोकावा ने आकयामा ताइटानी पर पलटवार करने के लिए शब्द पाए, एक मुड़े हुए दिमाग से चिल्लाते हुए। आकयामा ताइटानी के पास सातोकावा पर ध्यान देने का समय नहीं था। उसकी लाल आंखें 9 देवियों को घूर रही थीं और उसने सवाल किया, क्यों? क्यों? तुम ये क्यों कर रही हो? आखिर क्या कारण है? क्यों? हसा ने उपहासपूर्वक हंसते हुए कहा, क्योंकि तुम मूर्ख हो, क्योंकि तुम नासमझ हो, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में मरना लिखा है, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? क्या हम सहयोगी नहीं हैं? क्या तुम्हारे दुश्मन सातों परिवार का दौरा करने वाले कुछ भारतीय लोग नहीं हैं?
भले ही हम मर जाएं, हमें ये जानकर मरने दो कि क्यों। उद्देश्य क्या है, तुम्हें हमें बताना चाहिए। तुम आखिर हो कौन? आकयामा टाइटानी पूरे शरीर से कांपते हुए दांत पीसकर दहाड़ा। तुम जानकर मरोगे, जल्द ही तुम सब कुछ समझ जाओगे। हसा ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे आकयामा टाइटानी से और कोई मतलब नहीं था और उसने अपनी बहनों से कहा, बाकी बचे हुए फालतू लोगों को मार डालो। बहुत पहले ही ऐसा कर देना चाहिए था। अन्य औरतों ने उपहासपूर्वक हंसते हुए कहा, फिर एक घातक रोष फैलाया। 9 देवियां आकयामा परिवार के बाकी सदस्यों की ओर बढ़ीं। एक पल में उन्होंने इतने लोगों को मार डाला कि ये देखकर हर किसी की अंतड़ियां मुड़ गईं और आत्मा कांप उठी। वे इन 9 देवियों की घातक शक्ति के बारे में लंबे समय से जानते थे, ये जानते हुए कि यह अविश्वसनीय रूप से भयानक थी। उन्हें हराना असंभव था, एक भी हमले का सामना करने में असमर्थ। इसलिए 9 देवियों की हत्या की इच्छा का सामना करते हुए उनकी किस्मत में केवल मरना था। एक भी व्यक्ति ने हमला करने की हिम्मत नहीं की, वे केवल निष्क्रिय रक्षा करने में कामयाब रहे क्योंकि वे सदमे में अपनी मौत से मिले। भागो, अगर हम भाग गए तो बचने की एक पतली सी उम्मीद है, और रुके तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगे, निश्चित रूप से मर जाएंगे। आकयामा परिवार के विशेषज्ञ खोए हुए कुत्तों की तरह बिस्रखाला में बिखर गए। फिर भी वे भागना चाहते थे, लेकिन 9 देवियों की वज्रपात जैसी हत्या शक्ति का सामना करते हुए वे कैसे भाग सकते थे? पलक झपकते ही आकयामा परिवार के बाकी सदस्य मारे गए। इस प्रकार आकयामा और सातों परिवारों के विशेषज्ञ सभी मारे गए। कुत्तों की लड़ाई की योजना एक आदर्श अंत तक पहुंची। इस पल वीर और आन्या धीरे धीरे बाहर चले, खून और लाशों की बदबू से भरी जमीन पर कदम रखते हुए। छाया, दुष्यंती और साशा उनके साथ थीं। सातों कावा स्तब्ध था। सातों मियाबी हक्की बक्की रह गई। आकयामा टाइटानी हैरान था। उनके दिमाग फट गए। ऐसा लग रहा था कि वे कुछ समझ गए हैं, फिर भी यह विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि जो विचार उभर रहा था वह एक पल के लिए भी सच था। अध्याय 716, सुअर की तरह बेवकूफ। एपिसोड 716, सुअर की तरह बेवकूफ। वीर और आन्या साथ साथ चल रहे थे, जबकि छाया, दुष्यंती और साशा उनके पीछे चल रही थीं। रक्षक, प्रेसिडेंट, हंसा और 9 महिलाओं ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद, आन्या ने शांति से कहा। बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। सच तो यह है कि इसमें काफी मजा आया। 9 महिलाएं मन ही मन हंस पड़ीं। थोड़ी देर की बातचीत के बाद 9 महिलाएं छाया और उसकी टीम के साथ घुल मिल गईं और आपस में बातें करने लगीं। बातचीत का विषय स्वाभाविक रूप से इस खूनी साजिश का सफल अंजाम और बेहतरीन अंत था, और माहौल महिलाओं की मनमोहक हंसी से भर गया। ये दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। अकीनामा टाइटानी ने कसकर अपना दिल थाम लिया। सातों कावा हैरान रह गया और उसका शरीर अनजाने में पीछे की ओर लड़खड़ा गया। सातों मियाबी ने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। अब तो एक मूर्ख भी देख सकता था कि सातों परिवार और अकीनामा परिवार की मदद करने वाले लोग दुश्मन नहीं थे। वे एक ही समूह के थे। धत तेरे की, वे दुश्मन कैसे हो सकते हैं? वे तो एक अटूट टीम की तरह हैं। अगर अब भी कोई कहता है कि वे दुश्मन हैं, तो मैं उसे कच्चा खा जाऊंगा। धत तेरे की, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर ये श्रीमान वीर और बॉस आन्या है कौन? उन्होंने बिना किसी कारण के इतनी खतरनाक साजिश रची, इसके पीछे जरूर कोई नफरत होगी। लेकिन विराट कॉप के इतने खतरनाक दुश्मन कब से हो गए? क्या यह मजेदार है? मेरे अकीनामा परिवार और सातों परिवार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। हमारे सभी माहिर मारे गए। क्या यह मजेदार है? थू है तुम पर, क्या तुम लोग ऐसे खेलते हो? ये तो बहुत ही क्रूर है। सोचकर हैरानी होती है कि जब होटल में सातों मियाबी पर हमला हुआ था, यह असली था। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो संयोग से इन लोगों से मिली? अकीनामा परिवार द्वारा सातों मियाबी को मारने के लिए भेजे गए हत्यारे, वे असली, पक्के हत्यारे थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसी समय से वे इस खूनी साजिश की योजना बना रहे थे? उन्होंने अकीनामा और सातों परिवारों को एक जाल में फंसाया, रास्ते में नए जाल बिछाए, सातों परिवार और अकीनामा परिवार की मदद भी की और उन्हें रोका भी, ये तय करने के लिए कि उन्हें भारी नुकसान हो। इस तरह का प्रभाव डालने के लिए किसी को कितना सूक्ष्म और रणनीतिक होना पड़ेगा? ये लोग साधारण इंसान नहीं हैं, उनमें से हर एक भयानक है। अकीनामा टाइटानी हैरान था। सातों कावा का दिल और आत्मा गहराई तक कांप गए। सातों मियाबी एक मूर्ख की तरह खोई हुई और निराश हो गई। उनके दिलों की गहराइयों से एक के बाद एक चौंकाने वाले और आत्मा को झकझोर देने वाले विचार उठ रहे थे। वे इस पर विश्वास नहीं करना चाहते थे, लेकिन सच्चाई उनके सामने थी, और वे दुख के साथ इसे स्वीकार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। सातों मियाबी पछतावे से भर गई। अगर उसने इन लोगों से विनती करके सातों परिवार में आमंत्रित न किया होता, तो ऐसी चीजें नहीं होती। सातों परिवार में उसने और उसके पिता ने उन्हें सम्मानित मेहमानों की तरह माना था।
अब ऐसा लगता है कि वे सातों परिवार के पतन का कारण थे, उन्हें खत्म करने की योजना बनाने वाले हत्यारे थे। ये ठीक वही दुष्ट थे जिन्हें उसने सातों परिवार में आमंत्रित किया था, और अगर जिम्मेदारी तय की जाती तो वह सबसे ज्यादा दोषी होती। उसने मूर्खता से विश्वास कर लिया था कि ये लोग स्वर्ग द्वारा सातों परिवार को आशीर्वाद देने के लिए भेजे गए थे, केवल ये पता लगाने के लिए कि वे एक आपदा थे। अगर मैं न होती तो शायद चीजें इस हद तक नहीं पहुंचती, सातो मियाबी ने सोचा। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था, यहाँ तक कि आत्महत्या करने का भी विचार कर रही थी। सातो कावा ने एक जटिल भाव से सातो मियाबी को देखा, फिर अपनी आंखें गहरी खामोशी में बंद कर लीं। उसके चेहरे पर अब कोई भावना नहीं बची थी। मेरा बेटा अकीनामा गोसुई, मेरी बेटी अकीनामा कात्सुयुकी, और मेरे परिवार का तुरुप का इक्का ओकामुरा तेंडोकू, 3 लोग तुम्हारे हाथों मारे गए, है ना? अकीनामा ताइटानी को ये सच समझ आ गया, और उन तीनों की मौत ने उसका दिल तोड़ दिया था। अब उसने निराशा से पाया कि हत्यारे सातों परिवार के नहीं बल्कि उसके सामने खड़े लोग थे, जो उसके दिल को चाकू की तरह चीर रहा था। 3 मामूली जिंदगियां, चींटी जैसी मामूली जिंदगियां, क्या उन्हें मारना इतना बड़ा झंझट था? वीर ने ठंडे स्वर में उपहास किया। सही है, सब कुछ समझ में आ रहा है। इतनी सावधानी से बनाई गई हत्या की योजना के साथ उन तीनों को मारना वाकई आसान होगा। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। अगर बदला लेने की मेरी जबरदस्त इच्छा न होती, सातों परिवार को खत्म करने की, तो इसका अंत ऐसा नहीं होता। मेरा अकीनामा परिवार इस हाल में नहीं होता। अकीनामा ताइटानी को सब कुछ समझ आ गया, और इसी वजह से वह तड़प रहा था, पछतावे से भरा हुआ। लेकिन अब कुछ भी कहने में बहुत देर हो चुकी थी, तथ्य पहले ही स्थापित हो चुके थे। वह सातो कावा की तरह महत्वाकांक्षा से भरा था, लेकिन अंत में यह एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं था। आखिर तुम लोग हो कौन? अगर हमारी कोई गहरी दुश्मनी नहीं थी, तो हमें एक दूसरे को मारने के लिए इतना मजबूर करने का कोई कारण नहीं है। सातो कावा ने अपनी आंखें खोलीं, जो निराशा से भरी थीं, और पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी अज्ञानता यह है कि तुम्हें यह नहीं पता कि तुमने किसे नाराज किया है। ये पूरी तरह से हास्यास्पद है। तुम इतने अहंकारी थे कि तुमने हमें नजरअंदाज कर दिया। हमारे लिए तुम एक मामूली चुनौती से ज्यादा कुछ नहीं हो, वीर ने ठंडक से कहा। जहां तक हमारी पहचान की बात है, अगर तुमने अब तक अनुमान नहीं लगाया है, तो ये सच में एक सुअर की तरह बेवकूफ होना है। भारत में हमारा केवल एक दुश्मन है, और वह है सिंघानिया ग्रुप। क्या ऐसा हो सकता है? तुम वीर हो, और तुम सिंघानिया ग्रुप की प्रेसिडेंट आन्या सिंघानिया हो? सातो मियाबी बोल पड़ी। वो इन लोगों को केवल श्रीमान वीर, बॉस आन्या और छाया दीदी के नाम से जानती थी। कोई और नाम और अधिक जानकारी उसे जानने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन इन छोटे छोटे सुरागों से उसने ये साहसिक अनुमान लगाया और इसे लगभग निश्चितता के साथ कहा। पहले उसने धमकी दिए जाने पर भी ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं की होती, लेकिन अब सभी सुरागों को देखते हुए ऐसा निष्कर्ष निकालना मुश्किल नहीं था। सच तो ये है, विराट कॉप शक्तिशाली था, और जो लोग बदला लेने की हिम्मत करते थे, वे केवल कुछ ही थे जो विराट कॉप को सिंघानिया ग्रुप की तरह डरा सकते थे। सच कहा जाए तो वीर और आन्या की सगाई से पहले विराट कॉप सिंघानिया ग्रुप को महत्वपूर्ण नहीं मानता था। हालांकि सगाई के दौरान जब सिंघानिया ग्रुप ने अपनी ताकत का एक शानदार प्रदर्शन किया, तो ये दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया और अंडरवर्ल्ड को चकित कर दिया। क्या तुम वीर हो? वह वीर जिसने उत्तर भारत में राठौर परिवार के बड़े साहब और देव संगठन के ओल्ड के को मारा था, ह्यूमन बॉडी लिमिट के उन 2 महायोद्धाओं को। स्काईनेट ऑर्गेनाइजेशन ने तुम्हें हेवनली रैंकिंग में शीर्ष पर घोषित किया था, और तुम भारत की सबसे बड़ी महिला महाशक्ति प्रेसिडेंट आन्या सिंघानिया हो। जब से तुम दोनों ने अपनी सगाई में जबरदस्त कौशल का प्रदर्शन किया और सभी दिशाओं से हमला करने वाले महायोद्धाओं को हराया, स्काईनेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा श्रीमान वीर की रैंकिंग की घोषणा के बाद इसने दुनिया को चौंका दिया। हमारा विराट कॉप आपके लिए खौफ और सम्मान से भर गया था। पहले अगर सिंघानिया ग्रुप के प्रति कोई दुश्मनी थी, तो उसके बाद वह अंतहीन प्रशंसा में बदल गई। अकीनामा ताइटानी समझ से परे हैरान था, दुखी होकर विनती कर रहा था, अन्याय, अन्याय। कृपया श्रीमान वीर और प्रेसिडेंट आन्या, मेरे अकीनामा परिवार के लिए न्याय करें। ये सातों परिवार था जिसकी आपसे दुश्मनी थी, हम नहीं। एपिसोड 717, सर्वनाश की आपदा। वीर और आन्या की पहचान उजागर हो गई थी। वे इस बात से बिल्कुल भी हैरान नहीं थे कि उनकी पहचान का अनुमान लगा लिया गया। अगर ऐसा नहीं होता तो अकीनामा परिवार और सातों परिवार को मूर्ख ही कहा जा सकता था। अकीनामा ताइटानी ने अपने बचने के मौके के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसने एक विशेषज्ञ की तरह विवरण सुनाए। वादेश में जिसने अपनी औकात से बढ़कर श्रीमान वीर और प्रेसिडेंट आन्या का विरोध किया, वह ओकामुरा जिरो था, जो सातों परिवार का है।
भारत में बहन भाई मात्सुई युकी और विक्रम सक्सेना ने आपकी हत्या का प्रयास किया, जो सातो परिवार की ही एक चाल थी। आपकी सगाई समारोह में मृतक यामादा तारो भी सातो परिवार का सदस्य था। तो इन सभी पिछली घटनाओं को देखते हुए ये हमेशा सातो परिवार ही रहा है जो आपका विरोध करता रहा है। मेरा अकीनामा परिवार निर्दोष है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप दोनों उदारता दिखाएंगे और मेरे अकीनामा परिवार को बख्श देंगे। अकीनामा ताइटानी ने ईमानदारी से विनती की, मुझे विश्वास है कि श्रीमान वीर और प्रेसिडेंट आन्या की बुद्धिमत्ता से आप जान जाएंगे कि मेरे द्वारा कहा गया हर शब्द सच है, एक भी झूठ नहीं। अभी उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि अकीनामा परिवार को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। जब तक वह जीवित रह सकता है तब तक उम्मीद बाकी है। सातो परिवार के विपरीत, जिसका पूरी तरह से अंत हो गया था और केवल सातो कावा और सातो मियाबी ही बचे थे, अकीनामा परिवार के पास अभी भी कुछ मौका था। उसके पास चुनौती देने की कोई योग्यता नहीं थी। भले ही 10 अकीनामा परिवारों को एक साथ बांध दिया जाए, तब भी उनके पास योग्यता नहीं होगी। सिंघानिया ग्रुप के नाम कमाने से पहले कई लोगों ने सिंघानिया ग्रुप के लोगों और ताकतों को कम आंका था। लेकिन जब से सगाई समारोह में उन्होंने विजय प्राप्त की और दुनिया को चौंका दिया, सिंघानिया ग्रुप के नाम को अब कोई तिरस्कार की नज़र से नहीं देखता था। खासकर जब से वीर को स्काईनेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पहला स्थान दिया गया, हेवनली रैंकिंग्स पर नंबर 1 का खिताब वास्तव में भयानक था। ऐसी परिस्थितियों में विराट कॉप फिर से सिंघानिया ग्रुप के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे जुटा सकता था? भले ही विराट कॉप के पास डिवाइन विंड ब्यूरो था और ह्यूमन बॉडी लिमिट विशेषज्ञ यामादा शिगेहिरो कमान में बैठा था, फिर भी यह काम नहीं करता। इसलिए जब से यामादा तारो भारत में मरा, विराट कॉप सिंघानिया ग्रुप से बेहद डर गया था। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि सिंघानिया ग्रुप खुद उनके पीछे आने की पहल करेगा। विराट कॉप सिंघानिया ग्रुप की भयंकर प्रतिष्ठा से डरता था, लेकिन विराट कॉप की आंतरिक अराजकता और संकट के साथ मिलकर उन्होंने सिंघानिया ग्रुप के प्रति अपनी जांच के प्रयासों को ढीला कर दिया, जिसके कारण अकीनामा परिवार और सातो परिवार वीर और आन्या को नहीं पहचान पाए। इसी तरह डिवाइन विंड ब्यूरो के लोगों को भी कुछ नहीं पता था, वे पूरी तरह से अनजान थे। वास्तव में भले ही वे किसी को जांच के लिए भेजते, उन्हें कम समय में कोई जानकारी नहीं मिलती। भले ही वे सटीक खुफिया जानकारी प्राप्त कर सकते, इसमें काफी समय लगता। विराट कॉप द्वारा वीर और आन्या की पहचान करने से पहले विराट कॉप शायद अनगिनत बार नष्ट हो चुका होता। तुम जीना चाहते हो, तुम जिंदगी से चिपके रहना चाहते हो और अपने अकीनामा परिवार के बचने की उम्मीद तलाश रहे हो, और फिर विराट कॉप के संचालन का नेतृत्व करना चाहते हो? वीर ने उपहास किया, क्या तुम्हें लगता है कि हम मंदिर के देवता हैं जो तुम्हारे कुछ शब्द बड़बड़ाने से तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर देंगे? वीर ने अकीनामा ताइटानी पर कोई दया नहीं दिखाई और उसे उपहासपूर्वक देखा। मेरे अकीनामा परिवार के लिए अगर श्रीमान वीर ने दया दिखाई तो वो सर्वोच्च देवता होंगे। अकीनामा ताइटानी ने अभी भी हार नहीं मानी, हालांकि वीर के भाव ने उसे निराशा से भर दिया था। वो अभी भी कोशिश करना चाहता था, अनिच्छा से कहते हुए, मेरे अकीनामा परिवार को खत्म करने और विराट कॉप को नेतृत्वहीन छोड़ने के बजाय मुझे इस व्यापारिक साम्राज्य का प्रबंधन करने देना बेहतर होगा। मैं सिंघानिया ग्रुप की सेवा करने को तैयार हूँ। बेटे को मारने की नफरत, बेटी को मारने का गुस्सा और अकीनामा परिवार को भारी नुकसान पहुंचाने का दुख, ये सभी दुश्मनी एक साथ जमा हो गई हैं। क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम तुम्हें बख्श भी दें तो हम तुम पर भरोसा करेंगे? जीवित रहने के लिए तुम अस्थायी रूप से सब कुछ अलग रख सकते हो, लेकिन बाद में क्या? तुम कहते हो कि अकीनामा परिवार निर्दोष है, और यह सच है। ठीक इसी वजह से हमें अकीनामा परिवार और सातो परिवार को कुत्तों की तरह लड़ते हुए देखने में खुशी हो रही है। यह एक आनंददायक दृश्य है। शुरू से ही हमने अकीनामा परिवार को बख्शने का कभी इरादा नहीं किया था। हमारे लिए अकीनामा परिवार का एकमात्र मूल्य सातो परिवार के साथ लड़ने की उसकी योग्यता है। तुम अकीनामा परिवार के भविष्य की उम्मीद कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम हास्यास्पद हो? वीर ने बिना किसी माफी के कहा। अकीनामा ताइटानी ने सारी उम्मीद छोड़ दी। उसने अनिच्छुक दृढ़ संकल्प के साथ धमकी दी, तुम्हारा भी अच्छा अंत नहीं होगा। विराट कॉप अंडरवर्ल्ड में मजबूती से खड़ा है। क्या तुम्हें लगता है कि यह सतह पर सिर्फ सातो परिवार और अकीनामा परिवार है? गलत, तुम पूरी तरह से गलत हो। डिवाइन विंड ब्यूरो हमारे जीवित रहने और डराने धमकाने का आधार है। डिवाइन विंड ब्यूरो के प्रमुख यामादा शिगेहिरो ह्यूमन बॉडी लिमिट के एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं। ऐसे विशेषज्ञ को उकसाने पर सिंघानिया ग्रुप भी परिणाम देखना नहीं चाहेगा। अगर तुम ह्यूमन लिमिट के दायरे में एक विशेषज्ञ का बदला भड़काते हो तो परिणाम विनाशकारी और भयावह होगा। जिन लोगों का तुमने उल्लेख किया, यामादा शिगेहिरो और मोरियुची मकोटो, वे सभी लाश बन चुके हैं। वीर ने शांति से कहा, बकवास, तुम बकवास कर रहे हो।
अकीनामा ताइटानी चिल्लाया, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि हेवनली रैंकिंग्स पर नंबर 1 व्यक्ति दांतों तले झूठ बोलेगा। वीर के शब्दों ने अकीनामा ताइटानी को निराशा में डाल दिया। वीर और दूसरों की उपहासपूर्ण आंखों को देखते हुए उसने स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया कि वीर सच कह रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि डिवाइन विंड ब्यूरो ने हस्तक्षेप नहीं किया। अकीनामा परिवार और सातो परिवार के बीच गोलीबारी इस हद तक पहुंच गई और यह निश्चित था कि डिवाइन विंड ब्यूरो हस्तक्षेप करेगा। लेकिन पता चला कि यामादा शिगेहिरो और मोरियुची मकोटो मर चुके हैं। अकीनामा ताइटानी ने शोकपूर्वक बुदबुदाया। उसने अभी भी हार नहीं मानी, चिल्लाते हुए, तुम विजयी नहीं होगे। अकीनामा परिवार और सातो परिवार का सफाया करना इस देश के लिए एक महत्वपूर्ण उथल-पुथल होगी। तब तक विराट कॉर्प नेतृत्वहीन हो जाएगा और सरकार निश्चित रूप से दोषियों का शिकार करेगी। एक बार जब सरकार बेरहम हो गई तो तुम्हारी मौत निश्चित होगी। सरकार इस देश का प्रधानमंत्री के अलावा सबसे शक्तिशाली समूह है। तुम बहुत ज्यादा बात करते हो, वीर ने अधीरता से कहा। उसने एक निश्चित स्तर का धैर्य बनाए रखा। अकीनामा ताइटानी को मारने से पहले उसे निराशा के कगार पर गिरते हुए देखना चाहता था। अब समय आ गया था। उसने लापरवाही से कहा, पहले उसे मार डालो। जी, हसा ने जवाब दिया। फिर एक छोटा चाकू निकला और अकीनामा ताइटानी के भौहों के बीच घुस गया। अकीनामा ताइटानी सीधे नीचे गिर गया। उसकी आंखों में जीवन के प्रति प्रेम लिंगरिंग था। अब तुम्हारी बारी है। वीर ने अंत में अपनी नज़र सातो कावा और सातो मियाबी पर टिका दी। जैसा कि अकीनामा ताइटानी ने कहा था, सिंघानिया ग्रुप की हत्या के बार बार के प्रयास सातो परिवार द्वारा आयोजित किए गए थे और यह सातो परिवार के विशेषज्ञ थे जो कार्रवाई कर रहे थे। इस वजह से सातो परिवार को भारी नुकसान हुआ और विराट कॉर्प के भीतर अकीनामा परिवार को डराने की ताकत खो दी, जिससे अकीनामा परिवार के साथ संघर्ष हुआ। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अकीनामा परिवार और सातो परिवार के बीच का संघर्ष एक तरह से सिंघानिया ग्रुप के अनजाने प्रभाव के कारण हुआ था। लेकिन अब बाप बेटी पहले ही इस हद तक निराश हो चुके थे कि वे बोल नहीं सकते थे। भले ही वे दुनिया के सबसे दुर्भावनापूर्ण शब्दों से वीर और आन्या को कोसते तो उसका क्या फायदा होता। बाप बेटी के दिल पहले ही मर चुके थे। अगर अगला जीवन होता है तो हम फिर कभी भारत के लोगों को नहीं उकसाएंगे। यह विचार बाप बेटी के मन में आया। उसी समय 2 छोटे चाकू उड़कर आए और बाप बेटी की जिंदगी खत्म कर दी। इस प्रकार सातो परिवार का सफाया हो गया। अकीनामा परिवार का सफाया हो गया। डिवाइन विंड ब्यूरो का सफाया हो गया। विराट कॉर्प नेतृत्वहीन हो गया। एपिसोड 718 खूनी खेल की शुरुआत। अकीनामा परिवार और सातो परिवार का बेरहमी से नरसंहार कर दिया गया। डिवाइन विंड ब्यूरो लगभग नष्ट हो गया और विराट कॉर्प पूरी तरह से अराजकता में डूब गया। यह मामला इतना महत्वपूर्ण था कि इसने इस देश में उच्चतम स्तर का ध्यान आकर्षित किया। विराट कॉर्प इस देश के आर्थिक स्तंभों में से एक के रूप में आर्थिक योगदान और शक्तिशाली व्यक्तियों के प्रभाव के मामले में एक अनिवार्य उपस्थिति थी। खुले तौर पर और गुप्त रूप से इसने इस देश के लिए अनगिनत चीजें की थीं। यही कारण था कि अपने अंतिम क्षणों में अकीनामा ताइटानी ने लगभग दहाड़ते हुए कहा था कि वीर, आन्या और अन्य लोगों का कोई अच्छा अंत नहीं होगा, जिसका स्वाभाविक अर्थ था कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करेगी, जो विराट कॉर्प और देश के उच्च अधिकारियों के बीच संबंधों को दर्शाता है। तार्किक रूप से देश के उच्च अधिकारियों को इस मामले का जल्द पता लगा लेना चाहिए था, लेकिन विराट कॉर्प का पतन बहुत तेजी से हुआ और इस तथ्य के साथ कि ऐसी घटना अकल्पनीय थी, कई कारकों ने विराट कॉर्प की तबाही का कारण बना। ये तब तक नहीं हुआ जब तक विराट कॉर्प नेतृत्वहीन और अराजकता में नहीं पड़ गया कि देश के उच्च अधिकारियों को पता चला कि क्या हुआ था। कैबिनेट मंत्री इशिनो योको ने व्यक्तिगत रूप से इस मामले को संभाला। शीर्ष अधिकारी होंडा यू ने सहायता प्रदान की। दोनों ने बलपूर्वक हस्तक्षेप किया, विराट कॉर्प के नुकसान का बदला लेने का इरादा किया। इस समय इशिनो योको और होंडा यू दोनों अपने चेहरे पर सदमा नहीं छिपा सके। साधारण शक्तिशाली लोगों को छोड़कर अकेले अकीनामा परिवार के पास मार्शल सूची में रैंक किए गए 2 शीर्ष हत्यारे थे। डिवाइन विंड ब्यूरो के विशेषज्ञों को जोड़ने पर यह एक जबरदस्त मजबूत बल था, खासकर यामादा शिगेहिरो की असामान्य मौत के साथ। इशिनो योको ने अविश्वास में कहा, हमारी चौकस निगाहों के नीचे कौन इतनी लापरवाही से काम कर सकता है? लेकिन फिर से ऐसा करने में सक्षम लोग निश्चित रूप से साधारण लोग नहीं हैं। इशिनो योको से बेहतर यह कोई नहीं समझता था और वह जानता था कि इस बार वे जिस समस्या का सामना कर रहे थे वह कितनी मुश्किल थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस देश में कौन हंगामा करने की हिम्मत करता है। उन्हें मरना होगा। होंडा यू ने ठंडक से घोषणा की। दोषियों की जांच कैसी चल रही है? इशिनो योको ने सख्ती से पूछा।
दोषियों के प्रति हत्या के इरादे के मामले में उसका इरादा होंडा यू से भी अधिक तीव्र था, क्योंकि उसकी स्थिति और पहचान ने उसे ऐसे मुद्दों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील बना दिया था। कार्यभार संभालने के बाद मैंने सभी उपलब्ध बलों को जुटाया। सैटेलाइट छवियों से पता चलता है कि कुछ भारत के लोग परेशानी पैदा कर रहे हैं। होंडा यू ने अपमान की भावना से भरकर जवाब दिया, इन भारत के लोगों ने अकीनामा और सातों परिवारों के बीच आंतरिक कलह भड़काई, जिससे अंततः उनका पतन हुआ। कुछ धुंधली छवियों से ये देखा जा सकता है कि वे भारत के लोग सभी असाधारण रूप से कुशल व्यक्ति हैं। होंडा यू को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि अकीनामा और सातों परिवारों के बीच का संघर्ष वास्तव में एक साजिश थी। भारत के लोग इशिनो योको अनियंत्रित रूप से क्रोधित हो गया। बस कुछ भारत के लोगों ने इतनी बड़ी गड़बड़ी की, ये बहुत अहंकारी और दबंग है। क्या तुमने अभी तक दोषियों की पहचान की है? अभी तक पहचान नहीं हुई है, लेकिन मुझे कुछ और समय दें और मैं निश्चित रूप से उन्हें ढूंढ लूंगा और पता लगा लूंगा कि वे वास्तव में कौन हैं, होंडा यू ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम इसे संभाल लोगे। अगर हम यहाँ इस देश में कुछ भारत के कुत्तों को नहीं पकड़ सकते तो ये बहुत अपमानजनक होगा, इशिनो योको ने एक गंभीर लहजे में कहा। इस मामले को संभालने के लिए अपनी पूरी कोशिश करो, और एक बार जब तुम दोषियों को ढूंढ लो तो उन सभी को मार डालो। एक को भी भागने मत देना। हाँ, अगर मैं दोषियों को मारने में असफल रहा तो मैं प्रायश्चित के रूप में मरने को तैयार हूँ, होंडा यू ने झुककर और जोर से चिल्लाते हुए जवाब दिया। अपने काम पर जाओ, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि संबंधित विभाग तुम्हारा पूरा समर्थन करें। अगर वे भारत के लोग देश छोड़ने का कोई संकेत दिखाते हैं तो घात लगाकर उन्हें मार डालो, इशिनो योको ने निर्देश दिया। इस देश में अगर राष्ट्रीय शक्ति जुटाई जाती है तो कुछ लोगों को ढूंढना आसान होना चाहिए। इशिनो योको को इस पर पूरा विश्वास था, यही वजह है कि उसे दोषियों को खत्म करने का पूरा भरोसा था। होंडा यू चला गया और इशिनो योको ने थोड़ी देर सोचने के बाद एक निर्णायक फोन कॉल किया। विराट कॉर्प के सभी व्यवसायों को संभालने की तैयारी करो। विराट कॉर्प के अंत के करीब होने के साथ इस देश को मजबूत नियंत्रण रखना था, अन्यथा इतने बड़े व्यावसायिक साम्राज्य का पतन देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होता। उसी समय एक छोटी सी इमारत के अंदर वीर और आन्या बस गए थे। तथाकथित बसना मालिक की सहमति के बिना किया गया था, क्योंकि उन्होंने मालिक को मारने के बाद उस जगह पर कब्जा कर लिया था। छोटी इमारत के अंदर 4 शवों का पहले ही निपटारा कर दिया गया था। इस छोटी इमारत का एक संदिग्ध पृष्ठभूमि थी, जो रक्त गुलाब संगठन के अगोचर ठिकानों में से एक थी। गद्दार। इमारत के अंदर के 4 लोगों ने बिन बुलाए मेहमानों को अंदर आते देख तुरंत उनमें से हंसा को पहचान लिया। दूसरों की पहचान के बारे में उत्सुक होने का समय नहीं था। उनकी पहली वृत्ति अलार्म बजाना था। हंसा और उसके 10 अनुयायियों का विश्वासघात रक्त गुलाब संगठन के भीतर अच्छी तरह से जाना जाता था। हर कोई उनके विनाश की मांग कर रहा था। 10 लोगों ने स्वाभाविक रूप से तेजी से काम किया, 4 को भेज दिया और किसी को सचेत किए बिना आसानी से इमारत को सुरक्षित कर लिया। कमरे में लोगों का एक समूह एक साथ बैठा था, अपनी अगली योजना पर परामर्श कर रहा था। विराट कॉर्प के खत्म होने के साथ अगली कतार में रक्त गुलाब था। वीर और अन्य लोगों ने विराट कॉर्प की संपत्ति को नहीं छूने का कारण ये था कि वे कम से कम निशान छोड़ना चाहते थे, क्योंकि वे इस देश में थे और उनका समूह एक साथ बहुत विशिष्ट था, आसानी से संदेह पैदा कर सकता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे जानते थे कि देश के उच्च अधिकारी हस्तक्षेप करेंगे, इसलिए अपनी पहचान को बहुत जल्दी उजागर किए बिना अपने बाद के कार्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने खुद को छिपाने का ध्यान रखा। एक राष्ट्र स्तरीय घेराबंदी का विरोध करना कोई साधारण बात नहीं थी, इसलिए जितना हो सके विवेकपूर्ण तरीके से काम करना सबसे अच्छी रणनीति थी। अगर इस देश द्वारा पूरी तरह से घेर लिया गया तो खतरा बहुत बड़ा होगा। हमने बहुत कम सुराग छोड़े हैं और ये देश जल्द ही विराट कॉर्प का बदला लेने के लिए हमें नहीं ढूंढ पाएगा। इसलिए हम मूल योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे। पहले रक्त गुलाब संगठन के प्राथमिक अड्डे को निशाना बनाएंगे, उसे साफ करेंगे और फिर दूसरे अड्डों पर आगे बढ़ेंगे, वीर ने संक्षेप में समझाया। प्राथमिक अड्डा वह था जहां हंसा और उसके 10 अनुयायी पहले रहते थे। अगर सातो मियाबी पर आकस्मिक हमला न हुआ होता तो रक्त गुलाब अब तक खत्म हो चुका होता, लेकिन हमले के कारण विराट कॉर्प को पहले खत्म कर दिया गया। अब समय था अपने महान दुश्मन रक्त गुलाब को उचित कीमत चुकाने का। छोटी बहन, क्या तुम अपनी हैकिंग स्किल्स का उपयोग करके हमें दूर से गाइड करने की योजना बना रही हो, या क्या तुम व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई में शामिल होना चाहती हो? छाया ने साशा से सार्थक रूप से पूछा। मैं अपनी बहन का बदला लेना चाहती हूँ, साशा ने दृढ़ता से कहा। इस प्रकार कुछ तैयारी के बाद छाया, साशा और हंसा अपने 10 अनुयायियों के साथ कुल 12 लोगों ने इस ऑपरेशन में भाग लिया। वीर और आन्या एक साथ रहे, दूर से रणनीति बना रहे थे।
एपिसोड 719 कत्लेआम रक्त गुलाब के बेस 1 में एक भूल भुलैया के सामने बेस लीडर आबे मात्सु का चेहरा गंभीर था। उसकी बर्फीली निगाहें उसके सामने खड़े लोगों के समूह को देख रही थीं। हत्यारों का ये नया जत्था रक्त गुलाब द्वारा प्रशिक्षित क्रूर मृत्यु योद्धा थे। ये हत्यारे अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं थे। ऐसा क्यों? क्योंकि केवल भूल भुलैया की अंतिम घातक परीक्षा को सहने के बाद ही वे आधिकारिक तौर पर मिशन स्वीकार कर सकते हैं और विनाशकारी कार्यों में भाग ले सकते हैं। हत्यारों ने कोई डर नहीं दिखाया। उनकी श्रद्धापूर्ण आंखें आबे मात्सु पर टिकी थीं। वे अपने प्रशिक्षक और बेस के लीडर की ओर देख रहे थे। भूल भुलैया घातक जालों से भरी है। छिपे हुए हथियारों के अलावा तुम्हारे पूर्वज भी हैं। तुम जीवित रह सकते हो या नहीं, ये तुम्हारे कौशल पर निर्भर करता है। मैं मरने वालों या घायल बचे लोगों के भाग्य के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। केवल वे जो अपने सभी अंगों के साथ भूल भुलैया से बाहर निकल सकते हैं, वे ही रक्त गुलाब के हत्यारे बनने के योग्य होंगे। अब तुम्हें परखने का समय है। तुम चाहे किसी भी तरीके का इस्तेमाल करो, जीवित रहना ही तुम्हारा एकमात्र रास्ता है। आबे मात्सु की चुभती हुई निगाहें उसके सामने हर हत्यारे पर घूमी। उसने ठंडक से कहा, कई बार जीवित रहने का कौशल महत्वपूर्ण होता है। तुम्हारे काम संभालने से पहले सबसे बड़ी चुनौती यह सीखना है कि कैसे जिंदा रहा जाए। जीवन मृत्यु की भूल भुलैया में खतरे का और उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि छिपे हुए हथियार भी घातक खतरे हैं। पूर्वजों का तो कहना ही क्या। ये सीनियर्स उनसे पहले हत्यारे बने, स्वाभाविक रूप से कुशल। उनसे सामना करना मुश्किल होगा। ऐसे अनुभवी हत्यारों के साथ मुठभेड़ में जीवित रहना बेहद मुश्किल है। क्या तुम तैयार हो? आबे मात्सु ने जोर से एक एक शब्द पूछा। हमेशा मरने के लिए तैयार, हत्यारों ने एक स्वर में जवाब दिया, स्वाभाविक रूप से उनके प्रशिक्षण के दौरान सिखाए गए सिद्धांत को दोहराते हुए। अच्छा, बहुत अच्छा। आबे मात्सु ने संतुष्टि में सिर हिलाया, फिर बुरी तरह मुस्कुराया और कहा, मरने का अवसर तुम्हारे लिए आरक्षित है, लेकिन उससे पहले तुम्हें पहले जीवित रहने के योग्य बनना होगा, तभी तुम्हें मरने का मौका मिल सकता है। समय अब शुरू होता है। 24 घंटे के भीतर जो लोग भूल भुलैया से खूनी रास्ता नहीं बना पाएंगे, वे भी मर जाएंगे। शुभकामनाएं। मैं जश्न की दावत तैयार करूंगा, तुम्हारी विजयी वापसी का इंतजार करूंगा। आबे मात्सु ने ठंडक से घोषणा की। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, हत्यारे भूल भुलैया में घुस गए। एक पल में लड़ने की आवाजें गूंज उठीं, गोलियों की आवाजें गड़गड़ाहट की तरह थीं। मारो! आबे मात्सु ने अपना हाथ हिलाया और तैयार हत्यारों की एक टीम भूल भुलैया में घुस गई। भूल भुलैया को जीवन मृत्यु की भूल भुलैया इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि यह केवल अंदर से घातक जालों से भरी है, बल्कि इसलिए भी कि पीछे भी खतरे छिपे हैं। आबे मात्सु का चेहरा गर्व से भरा था। वह अपने सामने के दृश्य का पूरा आनंद ले रहा था। हत्यारों को एक दूसरे को मारते हुए देख रहा था। सबसे योग्य का जीवित रहना। प्राकृतिक नियम ताजगी भरा महसूस हो रहा था। हत्यारों के जीवन और मृत्यु का फैसला करने की भावना बहुत संतोषजनक थी। वास्तव में ये खर्चीले हत्यारे ज्यादातर प्रशिक्षण के विभिन्न दौरों में दूसरों से पीछे रह जाते हैं। केवल वे जो अपनी क्षमता का उपयोग करके बहुत प्रगति कर चुके हैं, वे ही जीवित रह सकते हैं और इस प्रकार अन्य साथियों की जान लेने का मौका कमा सकते हैं। आबे मात्सु के अहंकार के बीच अचानक उसका भाव तन गया। क्या मैंने गलत देखा? मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किए गए 10 सबसे उत्कृष्ट के सदस्य हत्यारों को कैसे देखा? मैंने जरूर गलत देखा होगा, बस यही है। आबे मात्सु ने भ्रम में सोचा, फिर भी उसके भीतर उठ रही बेचैनी ने उसे यह विश्वास करने पर मजबूर कर दिया कि उसके सामने का दृश्य कोई मृगतृष्णा नहीं था, बल्कि शायद एक बहुत ही वास्तविक घटना थी। इस विचार के साथ उसके दिल में भारी भय समा गया। अनगिनत शंकाएं उसके दिमाग में फैल गईं। के सदस्य हत्यारे, वे बेस के अंदर कैसे प्रकट हो सकते हैं? बेस का अलार्म सिस्टम इतना उन्नत है, कोई चेतावनी संदेश क्यों नहीं आया? फिर भी उन्हें 10 हिम्मत भी दे दी जाए तो वे बेस में घुसने की हिम्मत नहीं करेंगे। यह एक मौत की सजा है। आबे मात्सु बेहद हैरान था। उसकी नज़र में हंसा और उसकी 10 महिलाएं निस्संदेह मौत को बुलावा दे रही थीं। यहाँ बेस में यह एक निषिद्ध भूमि है, दुर्जय प्राणियों से भरी हुई, अभेद्य। जो कोई भी घुसपैठ करने की हिम्मत करता है, वह अपना अंत चाहता है। फिर भी आबे मात्सु की आंतरिक चिंता भारी थी। वह महसूस कर सकता था कि चीजें निश्चित रूप से वैसी नहीं थी जैसी दिख रही थीं। उसी समय बेस के मुख्य क्षेत्र में कई लोगों के दिलों में डर व्याप्त हो गया, क्योंकि किसी ने बेस के नेटवर्क सिस्टम में हैक कर लिया था, जिससे अंदर के लोगों ने उस पर से नियंत्रण खो दिया था। उन्हें ऑफलाइन होने के लिए मजबूर किया गया था। उनका अपना नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली भंग कर दी गई थी। इससे भी बदतर, उन्हें जबरन लॉग ऑफ कर दिया गया, जिससे सुरक्षा प्रणालियों पर से उनका सारा नियंत्रण खत्म हो गया। यह क्या हो रहा है? हमारी सुरक्षा प्रणाली अविश्वसनीय रूप से जटिल है।
यहाँ तक कि सबसे बड़े हैकर भी एक साथ मिलकर हमारे सिस्टम को पर्याप्त समय के बिना नहीं तोड़ सकते। लेकिन अब ये पूरी तरह से किसी के द्वारा नियंत्रित है, भयानक और अविश्वसनीय। हमने खुद से पूछा, हमारे सुरक्षा प्रणाली में कोई कमजोरियां नहीं थीं। भले ही किसी को कोई खामी मिल जाए, पर्याप्त समय के बिना वे हमारे सिस्टम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। अब यह इतना अजीब क्यों लग रहा है? बेस के भीतर के कर्मचारी बेचैन थे, एक दूसरे को देख रहे थे, बेहद हैरान और चौंके हुए। इस समय एक अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ। दो आकृतियां उग्र गति से अंदर घुसी, अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को सहजता से खत्म कर दिया। ये छाया और साशा का काम था। दुश्मन का हमला, दुश्मन का हमला। भ्रम और संदेह से भरी आवाजें कई मुंहों से गूंज उठीं। उनकी सबसे बड़ी पहेली ये थी कि कौन इतना लापरवाह होगा कि रक्त गुलाब बेस पर मुसीबत खड़ी करे। भले ही मौत की तलाश हो, उन्होंने शायद गलत जगह चुनी थी। यहाँ रक्त गुलाब के बेस पर ऐसी घटना कैसे हो सकती है? उनके मन की गहराइयों में रक्त गुलाब बेस वज्रदेव की निषिद्ध भूमि थी। इसका अपमान करने की हिम्मत करने के लिए भारी दुस्साहस की आवश्यकता होती है। उन्हें मार डालो, उन्हें मार डालो, इन दुष्ट औरतों को मार डालो। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। कई लीडर्स क्रोधित थे, किसी भी चीज की परवाह नहीं कर रहे थे। छाया और साशा की पहचान की तो बात ही छोड़िए, बस उन्हें पहले मारने का इरादा कर रहे थे। निषिद्ध भूमि का अपमान करने पर घुसपैठियों को पहले खत्म किया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही उनके दिलों में एक संदेह बना रहा, जो आबे मात्सु की सोच के समान था। दुश्मन बेस में कैसे घुसे, और सुरक्षा अलार्म में से किसी ने भी कोई चेतावनी क्यों नहीं दी? मारो। छाया और साशा ने एक दूसरे को देखा और फिर भयंकर हमलों की शुरुआत कर दी। छाया ने अपनी शक्ति को छिपाने का कोई विचार नहीं किया, खुद को पूरी तरह से युद्ध में डुबो दिया। बेस के भीतर उसका सामना करने वाला कोई भी व्यक्ति जमीन पर पड़ी लाश बन गया। एपिसोड 720, मौत का सामना। हंसा की 10 महिलाओं की टीम और छाया और साशा की टीम दो टीमों में बढ़कर अलग अलग ठिकानों पर हमला करने लगी। छाया और साशा का उद्देश्य रक्त गुलाब के बेस 1 के मुख्य उपकरणों को नष्ट करना और उसे पनगु बनाना था। हंसा की 10 महिलाओं का मुख्य काम आबे मात्सु को उलझाए रखना था। उन्हें आबे मात्सु को मारने का आत्मविश्वास नहीं था, क्योंकि वह रक्त गुलाब संगठन के 3 महान ह्यूमन बॉडी लिमिट विशेषज्ञों में से एक था। भले ही 10 महिलाओं की युद्ध क्षमता मजबूत थी, वे मुश्किल से ही ह्यूमन बॉडी लिमिट के दायरे की घातक शक्ति का मुकाबला कर सकती थीं। आबे मात्सु को उलझाए रखना काफी था। वीर बेस को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप नहीं किया। उसने छाया और अन्य लोगों को इसे संभालने दिया, जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने में सक्षम थे। हालांकि वीर भी खाली नहीं बैठा था। बेस के अंदर का नेटवर्क हैक हो गया था और अलार्म सिस्टम खराब हो गया था। ये सब उसी का काम था। छाया और साशा के युद्ध क्षेत्र पर दोनों महिलाएं अजेय थीं, जो भी उनके पास आता उसे मार डालती। प्रसिद्ध रक्त गुलाब बेस 1 हमले के अधीन। ये कैसे संभव है? बेस के अंदर के लोग इस संदेह को साझा कर रहे थे, वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। रक्त गुलाब संगठन हमेशा हावी रहा था, दूर दूर तक भय पैदा करता था। ये हमेशा रक्त गुलाब ही था जो दूसरों के भाग्य को नियंत्रित करता था। दूसरों की बारी कब से रक्त गुलाब पर हमला करने की हो गई? ऐसी घटना वास्तव में हैरान करने वाली थी। चाहे वे कितना भी विश्वास न करना चाहें, तथ्य उनके सामने था। कोई क्या कर सकता था? ये दो महिलाएं इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती हैं? खासकर वह, ऐसी युद्ध क्षमता, ऐसे सहज हत्या के तरीके, भगवान आबे मात्सु से कम प्रभावशाली नहीं। बेस के मुख्य क्षेत्र में लोग भयभीत थे। जल्द ही छाया और साशा ने अपने सामने के दुश्मनों से निपट लिया। फिर वे अपने अगले उद्देश्य शस्त्रागार की ओर बढ़ गए। डॉट 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 हंसा की 10 महिलाओं की टीम और आबे मात्सु आमने सामने थे। आबे मात्सु खड़ा था, उसके पीछे भूल भुलैया थी। वह हत्या के इरादे से भरा हुआ था और 10 महिलाओं को घूर रहा था। उसके पीछे भूल भुलैया से लड़ने की आवाजें गूंज रही थीं। उसके बगल में निहत्थे हथियारों की एक टीम थी, जो उन्हें ध्यान से देख रही थी। आबे मात्सु ने अपनी बेचैनी को दबाया। केवल ये तथ्य कि ये 10 महिलाएं चुपचाप बेस में प्रवेश कर सकती थीं, असाधारण था और एक बड़ा खतरा पैदा करता था। हालांकि वह अब इससे परेशान नहीं हो सकता था। उसके अभिमान ने उसे आश्वासन दिया कि हमलावर दुश्मन कितने भी मजबूत क्यों न हो, वे बेस को हिला नहीं पाएंगे। इसलिए वह उतना चिंतित नहीं था। तुम 10 गद्दारों में अभी भी मेरे क्षेत्र में मौत की तलाश में आने की हिम्मत है? आबे मात्सु ने ठंडक से उपहास किया और धीमी आवाज में कहा, उस समय मैंने ही तुम्हें व्यक्तिगत रूप से सबसे उत्कृष्ट हथियारों के रूप में प्रशिक्षित किया था। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, वह मेरे द्वारा दिया गया है। अब जब तुम अपने मामूली कौशल के साथ मेरे खिलाफ हो गई हो, तो तुम मुझे चुनौती देने की हिम्मत करती हो। क्या तुम जीने से ऊब गई हो?
के सदस्यों के विश्वासघात ने रक्त गुलाब को महत्वपूर्ण रूप से नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन विश्वासघात का कारण मायावी बना रहा। हालांकि वीर नामक एक व्यक्ति के संबंध में अटकलें थीं। मौत का सामना करते हुए तुम अभी भी बकवास कर रहे हो। अतीत के द्वेष हम आज तय करेंगे। तुम जैसे मैल से बात करना हमारे लिए सबसे बड़ा अपमान है, हंसा ने ठंडक से डांटा। पिछली बार मिले हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है और तुम साहसी हो गई हो, मेरे सामने इतनी ढिठाई से बोलने की हिम्मत कर रही हो। तुम मरने के लायक हो। आबे मात्सु बुरी तरह से हंसा, उपहास स्पष्ट था। बहनों, उसे मार डालो, फिर उसकी हड्डियों को धूल में मिला दो, दुष्यंती ने गुस्से से चिल्लाया और सबसे पहले आगे बढ़ी, बाकी भी उसके पीछे पीछे चलीं। उनके पास आबे मात्सु के शब्दों के लिए कोई धैर्य नहीं था और वे केवल इस घृणित दुश्मन को मारना चाहती थीं। सिर्फ तुम्हारा क्या अधिकार है मेरा सामना करने का? आबे मात्सु ने उपहासपूर्वक हंसते हुए कहा, फिर निर्देश दिया, उन्हें जिंदा पकड़ो, फिर उन्हें संगठन को जीवित प्रयोगों के लिए सौंप दो। मैं देखना चाहता हूं कि उन्होंने हमें कैसे धोखा दिया। जी। आबे मात्सु के आसपास के हत्यारे आगे बढ़े और 10 महिलाओं को घेर लिया। लड़ाई शुरू हो गई। बावजूद इसके कि हर कोई 10 महिलाओं पर टूट पड़ा था, लड़ाई का दृश्य विस्मय पैदा करने वाला था। 10 महिलाएं खरगोश की तरह तेजी से आगे बढ़ीं, भीड़ों के बीच तबाही मचाते हुए भेड़ियों में बदल गईं। कुछ ही समय में हत्यारे झुंडों में गिर गए, जमीन पर मर गए। हालांकि भयभीत एक भी हत्यारा पीछे हटने की हिम्मत नहीं कर सका, थोड़ा भी नहीं। आबे मात्सु के सीधे आदेशों के साथ वे पीछे हटने के बजाय मरना पसंद करेंगे, जैसे पतंगे आग की ओर खींचे चले आते हैं, निश्चित मौत की ओर भाग रहे थे। ये कैसे संभव है? उनकी युद्ध क्षमता इतनी दुर्जेय कैसे हो सकती है? मैंने उन्हें सालों तक प्रशिक्षित किया और वे केवल स्नातक स्तर तक पहुंची, अभी भी संगठन के पूर्ण इक्के बनने से बहुत दूर। लेकिन उनके विश्वासघात के बाद कितना समय हो गया है? वे इतनी नाटकीय रूप से कैसे बदल सकती थीं? ये किस तरह का चमत्कार है, किस तरह का जादू है? उन्हें संभवतः क्या मिला होगा? हे भगवान, सबसे बड़ी मुठभेड़ के साथ भी इतना बड़ा परिवर्तन संभव नहीं होना चाहिए। मानव शरीर की सीमा वही है। इसे उजागर करना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। आबे मात्सु हक्का बक्का रह गया, बेहद चौंक गया और पूरी तरह से हिल गया। उसकी ताकत 10 महिलाओं का आत्मविश्वास से सामना करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन उनके द्वारा प्रदर्शित कौशल बस सभी मानदंडों को धता बता रहे थे। एक पल के भटकाव में 10 महिलाओं पर हमला करने वाले सभी हत्यारे मारे गए। आबे मात्सु ने जमीन पर पड़ी लाशों पर एक नजर डाली, फिर गंभीरता से कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतनी अहंकारी थी। तुम्हारे पास कुछ आत्मविश्वास था। किसी का भी तुम्हारे साथ हुए बदलावों के बारे में उत्सुक होना स्वाभाविक है, लेकिन मैं पूछने की जहमत नहीं उठाऊंगा क्योंकि तुम जवाब नहीं दोगी। आबे मात्सु अजीब भावनाओं के साथ अपने दिल में विरोधाभासी भावनाएं महसूस कर रहा था। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, तुम्हारी युद्ध शक्ति वास्तव में दुर्जेय है। यहां तक कि रक्त गुलाब संगठन में भी तुम्हारे जैसी कौशल वाली हत्यारे दुर्लभ हैं। तुम्हें निश्चित रूप से गर्व करने का कारण है, लेकिन ये केवल ह्यूमन बॉडी लिमिट के दायरे से नीचे लागू होता है। ह्यूमन बॉडी लिमिट विशेषज्ञ तुम्हारे लिए दुर्गम पहाड़ हैं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी उपस्थिति में तुम कुछ भी नहीं हो। तुम्हारा सारा गर्व मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरी दुर्जेय शक्ति को चुनौती देना मौत को बुलावा देना है। आबे मात्सु अजीब तरह से हंसा, 10 महिलाओं की अवहेलना करते हुए अहंकार की एक लहर उमड़ पड़ी। आबे मात्सु, मौत का सामना कर रहे हो फिर भी अनजान हो। मैंने अज्ञानी लोग देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जितना कोई नहीं। हंसा कि 10 महिलाएं ठंडक से हंसी, फिर एक साथ चलीं, आबे मात्सु पर हमला कर दिया। उस जल्लाद पर हमला कर दिया जिसने उन्हें अनगिनत बुरे सपने दिए थे।